Hi everyone, a very good afternoon. Hi Ayushi, hi Malika, Akanksha, Nirmal. Tell everyone that we have started the session. Hi JK. Hi to all of you and आप लोगों को स्पेशल हाई है बिकॉज ये पहली कोर्स क्लास है PW UGC नेट की एंड यू पीपल हैव क्रिएटेड हिस्ट्री जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल मोमेंट दैट you are a part of the first course class of UGC net. And hi Sonal Abujar, so glad to see you Abujar. Hi Brishti, Garima, Katyayini. Okay, तो अभी स्टूडेंट्स जैसे जैसे जॉइन. हाय सहीना, इन केस. हाय मनवी, वेरी गुड टू सी यू. गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. यस, तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. एंड अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम कैसे इस बैच के अंदर कोर्स क्लास में चलेंगे. ठीक है, आपका 10 यूनिट्स का सिलेबस है. हम वो पूरा का पूरा आप सिलेबस रख सकते हो अपने सामने. इस कोर्स के अंदर हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट एक एक यूनिट का एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक कंटेंट हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एजुकेशनल स्टडीज से. और एजुकेशनल स्टडीज का जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो होगा एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है. और आपको पता है कि एजुकेशनल फिलॉसफीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेन प्रकार की फिलॉसफीज हमें पढ़नी होती है. एक है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी. ओके, सो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी एंड वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी. जस्ट गिव मी 1 मिनट. लाइट की हुई है. ओके, ऑल राइट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को. और एजुकेशन क्या होती है, फिलॉसफी क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, और ये सब आपको मैं कराने वाली हूँ. ठीक है, और दो प्रकार के मेन स्कूल्स हैं, इंडियन और वेस्टर्न. और इंडियन स्कूल्स भी आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जो कि हम एक एक पार्ट बहुत डिटेल में करेंगे. आज मैं आपको उसकी एक ग्लिम्स जो है वो दिखाऊंगी कि इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, आस्तिक स्कूल, नास्तिक स्कूल, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस इस बार ही पूछे गए, मार्च में पूछे गए, है ना. तो उसका हम ग्लांस लेंगे और हम इन डिटेल शुरुआत कर देंगे आज वेदांता फिलॉसफी से. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना एजुकेशनल फिलॉसफी वाला, एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी क्या है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स समझते हैं कि बहुत सिंपल है ना. फिलॉसफी में ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन अभी जो पैटर्न और ट्रेंड चल रहा है, यूजीसी नेट इसी की बारीकी जो है वो हमसे पूछ रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्यूकेयर क्या होता है, उसका मीनिंग बताओ, कौन से वर्ड्स से बना, किलपैट्रिक की डेफिनेशन क्या है, फिलॉसफी की क्या परिभाषा होती है, कौन से वर्ड से बना है, उसका क्या मीनिंग है, वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले. एंड माई प्रॉमिस टू यू ऑल इज दैट द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर, आपने बुक भी अच्छे से पढ़ी है, जिस तरह आपने मुझे फीडबैक दिया था किताब का कि मैम वी हैव नॉट सीन such kind of book ever before. So I promise you that in this course class you are not going to get any matchable content anywhere. Okay, you're going to get this par excellence. All right students, so let me start. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एजुकेशन होती क्या है. एजुकेशन क्या होती है? कैन आई सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्टूडेंट्स की चार्ट दिख नहीं रही है क्या? अभी ठीक है. Yes, Akanksha, Burn, Deepshika, Manisha, Garima. All right. So what happens is कि जो वर्ड एजुकेशन है ना, उसको कभी कभी हम मैच कर लेते हैं कि चलो लिटरेसी है ना, आपकी डिग्रीज क्या होती है उसको हम कहते हैं आप कितने एजुकेटेड हो. भाई मैंने पीएचडी की है, मैंने एमफिल की है ना, ऐसे बोलते हैं. बट एजुकेशन जो एग्जैक्टली है, उसका जो मीनिंग है ना, वो ये है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो डिग्रीज तो आप लाइफ लॉन्ग नहीं लेते हो, जब आप पैदा होते हो तब से तो डिग्रीज लेना नहीं शुरू कर देते ना, टिल यू डाई. सो एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि इनिशिएट करता है कि इंसान को लाइफ में कैसे जीना है. ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर क्या कुछ आता है? एजुकेशन के अंदर आपकी डिग्रीज भी आती हैं. जब आप पैदा होते हो, कैसे आपको आपके पेरेंट्स आपको संस्कार देते हैं, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, कैसे आपकी सोशलाइजेशन होती है, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपका व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ,
ये सारा का सारा एजुकेशन के अंदर आता है। और कॉन्टिन्यूसली आप कैसे जो है वो लर्न करते हो, है ना, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, टिल यू डाई, वो सभी प्रोसेस जो आपको रिफाइंड बनाती है। याद रखना, रिफाइंड क्या होता है? बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो उसको आप एजुकेशन कहते हो, ठीक है। फॉर्मली हम इसको एसोसिएट कर लेते हैं फ्रॉम स्कूल लर्निंग एंड कॉलेज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट रियल मीनिंग एजुकेशन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो टर्म है एजुकेशन, आप जानते हैं ये अंग्रेजी है, और अंग्रेजी के जो मैक्सिमम वर्ड्स है ना वो स्प्राउट किए हैं लैटिन वर्ड से और ग्रीक वर्ड से। तो अब इसके ऊपर जो ट्रेंड आ रहा है, यू नो, यूजीसी आस्क्स यू क्वेश्चंस कि कहाँ से एजुकेशन की रूट्स हुई हैं, तो वो है वर्ड एड्यूकेयर। एड्यूकेयर का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, है ना। उसके बाद एड्यूसियर और एड्यूको, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट, एक बच्चे की जो बेस्ट ऑफ पोटेंशियलिटी होती है उसको आप निकाल के लाते हो, उसको जो है आप नर्चर करते हो। और एक चौथा वर्ड है जो कि है एड्यूकेटम। एड्यूकेटम का मतलब क्या होता है? आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बीएड में आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है ना, टीचर एड्यूकेटर ट्रेनिंग दी जाती है आपको एमएड के अंदर। तो ये सारा का सारा मीनिंग्स है एड्यूकेयर, एड्यूसियर, एड्यूको और एड्यूकेटम के। जो भी हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे पूछते थे मैम हिंदी के नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड होगा, और एनोटेटेड यानी कि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर रही हूँ या लिखूंगी वो सब आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशन की नेचर क्या है वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट लेट अस गो थ्रू दिस। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले माना जाता है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आई टोल्ड यू दैट फ्रॉम द टाइम यू टेक बर्थ till you die, all the processes that refine your behavior makes it a lifelong process. It starts from your home, it moves towards your school, college, university education and all throughout your life. Systematic planning होती है, systematic process है, और प्लानिंग के साथ एजुकेशन जो है वो की जाती है। आपके पेरेंट्स भी जब आपको सिखाते हैं कोई चीज़ें, सोच समझ के सिखाते हैं ना अच्छी चीज़ें, और अगर आप स्कूल के अंदर आते हो या आप यहाँ पे भी हो तो सिस्टमैटिक वे में, जैसे मैंने आपको क्या बोला, एजुकेशन में एक एक यूनिट सीक्वेंस में और एक एक टॉपिक मैं कवर करूँगी सीक्वेंस में। आप अपना सिलेबस साथ में रख लीजिए और सिस्टमैटिकली जैसे हमने कोर्स डिज़ाइन किया वैसे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो एजुकेशन जो होती है वो बहुत सिस्टमैटिक होती है और पर्पसफुल, हमेशा इसका कोई पर्पस होता है, क्योंकि रिफाइंड बिहेवियर है। एजुकेशन का पर्पस क्या है कि आपको एक सक्सेसफुल लिविंग बीइंग बनाना है, ताकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है पर्सनालिटी की वो हो पाए, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया इससे, और ये ना एक रिलेटिव और परमानेंट चेंज लाता है आपके बिहेवियर में। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट परमानेंट। जैसे यहां पे लिखा है ना रिलेटिव और परमानेंट। परमानेंट क्या होती है? एब्सोल्यूट चीज जो हमेशा होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एबीसी सीख लिया, राइट, यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। तो एक तरह से आपने इंग्लिश सीख लिया, हिंदी सीख लिया, लैटिन भाषा सीख ली, तो हाउ यू गोइंग टू यूज इट समवेयर और द अदर, इट इज एब्सोल्यूट। अगर कोई कोई डिजीज नहीं होता या कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, डिसेबिलिटी नहीं होती, इट इज एज्ड इन योर मेमोरी, right? It's etched in your brain, in your learning. But what happens sometimes is that we learn certain concepts which we need to unlearn. Relative उसको कहा जाता है कि transient, कुछ देर तक। For example, एक जो बच्चा है वो गलत शब्द बोलता है, गलत सिखा देते हैं उसको, ठीक है। कुछ देर के बाद उसको टीचर्स पॉइंट आउट करते हैं, पेरेंट्स पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये मत बोलो, तो ही अनलर्न्स इट। समटाइम्स मैं यूट्यूब का एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल क्या है, सब कुछ यूट्यूब पे, सब कुछ इंटरनेट पे है ना। तो आप कोई कॉन्सेप्ट पकड़ते हो, यूट्यूब पे डालते हो, और जो पहली वीडियो आपको दिखती है आप उस पर टक कर देते हो। और हो सकता है आजकल, एज आई से, एवरी टॉम, डिक एंड हैरियट विदाउट डिमेनिंग एनीवन इज ऑन यूट्यूब। उन्होंने नेट किया है पर उनको ज्ञान देना है, नहीं किया है तो जेआरएफ नहीं किया है, जेआरएफ पे ज्ञान देना है, पीएचडी नहीं किया है, पीएचडी पे ज्ञान देना है। और होता क्या है कि आप किसी चीज के बारे में तभी पढ़ा सकते हो जब आपने खुद वो पढ़ी है और आपको तजुर्बा है, राइट। तो इसमें क्या होता है ना,
इंटरनेट में जब तक आप चीज़ें वेरीफाई नहीं करते हो तो कभी कभार आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। मेरे साथ तो बहुत बड़े कई स्टूडेंट्स जो है जो मेरे साथ पहले जुड़े थे एंड वंस दे हैव बीन विद मी थ्रू आउट एंड नॉट गोइंग एनीवेयर, बट व्हाट हैपेंस इज दैट एक कॉन्सेप्ट को कोई अगर आपको गलत पढ़ा देता है और फिर आप एक सही टीचर से उस कॉन्सेप्ट का रियल मीनिंग सीखते हो, तो आपने अनलर्न किया या नहीं किया? जो पहले टीचर से सीखा था या कुछ भी किसी के ब्लॉग से, जिस बंदे ने या जिस बंदी ने ब्लॉग लिखा है, हम उसके बारे में चीजें वेरीफाई नहीं करते, बस टक टक टॉपिक डाला, जो ब्लॉग दिखा, जो आर्टिकल दिखा उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ सीख लिया, बट जाके पेपर में देखा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैच किए तो भाई गलत है, तो उसको आप अनलर्न करोगे। दैट इज रिलेटिव। थोड़ी देर के लिए चेंज आया था और फिर से आपने दोबारा लर्निंग कर ली। तो कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए चेंज लाते हैं बिहेवियर में, एंड सेम गोज विथ हैबिट्स ऑल्सो। सो इन केस यू लर्न रॉन्ग हैबिट्स यू हैव टू अनलर्न देम, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू कि हमेशा आपके एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं। आप अभी सीख रहे हो मेरे साथ, आप नेट कर लोगे क्रैक, जेआरएफ करोगे, पीएचडी करोगे और आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती रहेगी। तो एजुकेशन जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। ये हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके लिए। तो अब एजुकेशन का मीनिंग क्या है सीख लिया। अभी हम सीखते हैं कि फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी क्या होती है? जब मैंने पढ़ना शुरू किया था बीएड में तो मुझे समझ में नहीं आता था भाई क्या फिलॉसफी, क्या मतलब, बट एक्चुअली में अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसको आपको किस तरह समझाया जाता है ना, 90% वो मैटर करता है इसको लर्न करने के टाइम। तो फिलॉसफी क्या है? बहुत सबको पता है, फिलोसोफोस, लव फॉर विजडम। फिलो का मतलब क्या है? लव। सोफोस का मतलब है लव फॉर विजडम। तो लव फॉर विजडम का मतलब फिलॉसफी हुआ। लिटरली यस, बट फिलॉसफी होती क्या है? फिलॉसफी का ना हर एक की अपनी फिलॉसफी है। प्रियंका मैम की अपनी फिलॉसफी है, गरिमा की अपनी है, किरण की अपनी फिलॉसफी है, अबूजर की अपनी फिलॉसफी है। मतलब आपका खुद का थॉट प्रोसेस। सरल भाषा में आपको मैं बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रियंका मैम के प्रति क्या नजरिया है? फिलॉसफी, आइडियाज। आपका लाइफ के प्रति, डेथ के प्रति, बर्थ के प्रति, जॉब्स के प्रति, इंडिया में क्या स्थिति है उसके प्रति, अभी मालदीव्स और इंडिया के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है टूरिज्म को लेके, उसके बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आइडियोलॉजी। आपके हिसाब से मैनर्स क्या है, कर्टसी क्या है, क्या नहीं है, वो क्या है आपकी इसी आइडियोलॉजी को फिलॉसफी कहते हैं। इट इज एज सिंपल एज इट इज, क्योंकि आप एक वाइज इंसान की तरह क्वेश्चनिंग कर रहे हो वर्ल्ड के बारे में, आपके अंदर आइडियाज बन रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को आप फिलॉसफी बोलते हो। तो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा फिलॉसफीज हैं। ये फिलॉसफी कैसे उभर के आई ये मैं आपको जब क्लास कराऊंगी आगे जाके फिर बताती हूँ, ठीक है? तो ये किलपैट्रिक की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है सेट एग्जाम्स में, नेट एग्जाम्स में। उसके बाद अगर आप किलपैट्रिक की डेफिनेशन देखते हो तो वो क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड्स के अंदर ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना? आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पे आप सोच रखते हो, क्या आपका लाइफ या वर्ल्ड के प्रति आउटलुक है। एज सिंपल एज इट इज। इनकी डेफिनेशन बेस्ट लगती है मुझे, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है ना फिलॉसफी, फिलॉस, लव फॉर विजडम, तो सब जगह है, ठीक है? इसको फिर भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एजुकेशन लैटिन वर्ड से मेनली रूट किया था, स्प्राउट किया था, ग्रीक वर्ड से फिलॉसफी ने स्प्राउट किया है। तो अब कुछ कुछ वर्ड्स देखते हैं, कुछ वर्ड्स जो हम मान के चलते हैं कि इंग्लिश जो वर्ड है फिलॉसफी इन रूट वर्ड से इमर्ज हो सकता है। तो सबसे पहले आता है वर्ड फिलो। अब आप बोलोगे मैम इसको याद करना है। देखिए जिस प्रकार से नेट आगे बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू देम, ओके? तो फिलो का मतलब तो पता है लव, ये तो आपने कर लिया है। फिलैंडर का मतलब होता है somebody who is engaging in various affairs। अब अफेयर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो अफेयर्स नहीं होता जो हम टीवी वगैरह में, ओटीटी में देखते हैं। मीन्स द रियल डीलिंग्स ऑफ द लाइफ, बेवजह उलझना, ठीक है? फिलैंथ्रोपी का मतलब तो आपको पता है, एक स्टडी, जैसे लोग अपने आप को कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन फिलैंथ्रोपी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोग कैसे रहते हैं, क्या इनका पर्पस है लाइफ का। फिर है फिलेटली। फिलेटली का मतलब होता है कलेक्टिंग स्टैम्प्स। स्टैम्प समझते हो? मोहरे,
राइट तो उससे रिलेटेड होता है। फिले का मतलब होता है यू आर हैविंग लव फॉर समथिंग, एंजिलोफाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिलोजिली का मतलब क्या होता है, somebody who is very fond of increasing their vocabulary, वर्ड्स उनको बहुत पसंद है सीखने। सोफोस विजडम आपको पहले से पता है। सोफिस्ट क्या होगा, अगर सोफोस इज विजडम so सोफिस्ट इज somebody who loves this wisdom, right? Then is sophomore। अब क्या है, जो यूरोप के कंट्रीज हैं वहाँ पे जो स्कूल की जो बाद की शिक्षा होती है, मतलब हायर एजुकेशन, उसको मेनली सोफोमोर्स बोला जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे सोफोमोर जो वर्ड है एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है एक ऐसा इंसान जिसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और उसको लगता है उसे बहुत कुछ आता है। और एक वर्ड है सोफिस्टिकेटेड, ये तो हम सबको पता है, somebody who is refined, है ना, somebody who knows things। ऑलराइट, एग्जाम में ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तभी तो आपको करवा रहे। हाँ वेरी गुड दृष्टि, हाँ मुझे पता है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब आपने क्या किया, आपने एजुकेशन को पढ़ लिया, आपने फिलॉसफी को पढ़ लिया। अब ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मैम एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। ग्रुप में आप बता सकते हो मुझे चैट के अंदर, कीप द चैट बॉक्स किकिंग, ओके। हमारी फर्स्ट क्लास है, कीप इट किकिंग, कीप इट अलाइव सो दैट आई कैन सी, या ऑल राइट। नाउ व्हाट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। तो देखिए एजुकेशन जो है एज वी सेड इट इज पर्पसफुल, ठीक है। तो एजुकेशन का लाइफ के प्रति क्या एम होना चाहिए, फिलॉसफी कहा जाता है इसको। यानी कि आपके हिसाब से एजुकेशन लाइफ में क्या चेंज लाए, आपके एजुकेशन का क्या करिकुलम होना चाहिए, करते हो ना, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, किस हिसाब से एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, क्या रोल होता है टीचर का, क्या रोल होता है स्टूडेंट का, क्या रोल होता है स्कूल या यूनिवर्सिटी का। जब ऐसे क्वेश्चंस, आइडियाज ही है ना, आपके हिसाब से सक्सेसफुल कौन है वो आपका आइडिया है, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल कौन है वो मेरा आइडिया है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब सरल भाषा में ये होता है एजुकेशन के बारे में आपके आइडियाज क्या हैं। जैसे आइडियलिज्म है, उसके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होगा। आज वेदांत करेंगे तो वेदांत के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्या करिकुलम होने चाहिए, ये क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी। सबको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन के प्रति नजरिया, ठीक है। कि आपके बारे में ये क्वेश्चंस आते हैं कि भैया टीचिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लास लेने से पहले दिमाग में मेरे क्वेश्चंस आ रहे थे, अरे आज हमारी फर्स्ट क्लास है, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ शुड द स्टूडेंट्स नो दैट यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, क्या टीचिंग का पर्पस है, क्या ये वाकई में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं। सेम आपका जो नजरिया होगा, ठीक है, कि क्या मुझे पढ़ने से क्या फायदा होगा, किस तरह मैं पढ़ूंगी। तो जब आप ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो ये एजुकेशनल फिलॉसफी इसके अंदर कवर किया जाता है। सिंपल सी बात है, एजुकेशनल बिलीफ होने, ठीक है, कोर वैल्यूज ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के। एक स्कूल होता है, मुझे अभी भी याद है कि मैं सेक्रेड हार्ट से पढ़ी हूँ और वहाँ पे हमारा मोटो होता था कोरनम एनिमा उना। जब तक हम वहाँ पे पढ़े किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, जब स्कूल छूट गया फिर हम उसके बारे में, जो मोटो होता है यानी कि दैट लाइन दैट रन्स योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपका मोटो है, ठीक है एवरीवन। ऑल राइट, तो अब ना एक कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में होती है वो होती है कि मैम एजुकेशनल फिलॉसफी तो समझ में आ गया, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। कम ऑन क्विकली टेल मी, आता है कि नहीं, एप्लीकेशन और आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइफ। तो देखिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक थॉट प्रोसेस है कि एजुकेशन को हमारी लाइफ के अंदर क्या चेंज लाना चाहिए। इसको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है कहते हो, ये क्या है, एक तरह से अप्लाइड चीज है। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, थ्योरेटिकल है। कभी कभी स्टूडेंट्स को ना ये चीज समझ में नहीं आती है, ये जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल का ये थ्योरेटिकल है, और जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है ये क्या है, अप्लाइड फॉर्म है। व्हेन यू ब्रिंग द चेंज अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी, जैसे कि फिलॉसफी ऑफ NEP 2020, नई शिक्षा नीति आई 2020, उसके अंदर स्कूल एजुकेशन को लेके पॉइंट्स लिखे हैं, हायर एजुकेशन को लेके, टीचर एजुकेशन को पॉइंट्स लिखे। तो वो क्या है,
वो हमारे देश की जो शिक्षा नीति है, यानी हमारे देश का जो एजुकेशन है उसके प्रति फिलॉसफी क्या है, कैसे आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? थ्योरी है। जब आप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मतलब हाउ एजुकेशन इज गोइंग टू बी अप्लाइड एंड द डिजायर्ड आउटकम्स आर गोइंग टू बी मेट, दैट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अभी आप कभी भूलोगे इस चीज को? अभी भूलोगे कभी? दिस इज मोर ऑफ थियोरेटिकल। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड और द अप्लाइड वर्जन ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ। ऑल राइट, सो ये हमारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। अब जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस के अंदर बटी हुई है। हम आपको वही करवाएंगे, मैं आपको वही करवाने वाली हूं जो आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज होने वाला है, और आप मुझसे ये लिखित में ले सकते हैं कि ये टॉपिक कहीं नहीं जाएगा। ये फिलॉसफी जो है ना वो बेस होता है, बिना फिलॉसफी के एजुकेशन आप कर ही नहीं सकते हो। अब आप लाइफ में देखो, फॉर एग्जांपल ये क्लास लेनी थी, ठीक है, तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि आज हमारी कोर्स की फर्स्ट क्लास है, पहले थॉट आया और फिर आपने एक्शन किया, फिर आपने ऐप पे लॉग इन किया। मुझे पता था आज मेरी क्लास है, थॉट आया, मैं भी क्लास ले रही हूं, राइट। तो फिलॉसफी के बिना ना आप एजुकेशन करा ही नहीं सकते, तो एजुकेशन फिलॉसफी के बिना अधूरी है। एक चीज याद रख लीजिएगा कि जो एजुकेशन है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, प्रैक्टिकल साइड है, डोरमेंट साइड है। ये प्रैक्टिकल या डायनामिक पोर्शन है, यानी कि एक्टिव पोर्शन है, और इसके पीछे का जो आइडियाज है वो होते हैं फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है? ये क्या है? एक तरह से थ्योरी है, एक तरह से ये डोरमेंट साइड है। डोरमेंट साइड समझते हो, जो सामने नहीं आती है। लेकिन जो एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, डायनामिकिज्म हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस था जो शायद अभी हमें दिख नहीं रहा। अभी हमको क्या दिख रहा है? एजुकेशन प्रोसेस हो रही है। तो एजुकेशन एंड फिलॉसफी को क्या कहते हैं? बोथ साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब मैंने जेआरएफ क्रैक किया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे। तो एजुकेशन क्या है? द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? डोरमेंट, दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा सोया हुआ है, लेकिन है, और उसके बिना आप एजुकेशन नहीं करा सकते। तो अभी हम मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी करेंगे कि फिलॉसफी क्या है। अगेन आइडियोलॉजी। तो फिलॉसफी की कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं? तो 3 मेन ब्रांचेस है। नंबर 1 है एपिस्टेमोलॉजी, नंबर 2 है मेटाफिजिक्स, और नंबर 3 है एक्सियोलॉजी। ये 3 ब्रांचेस आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये बीएड लेवल की हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? जब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि भाई नॉलेज क्या है, कहाँ से नॉलेज मिलती है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। मतलब आपके सेंसेस से आपको नॉलेज मिलती है। आप बुक्स पढ़ रहे हो, मैं बुक पढ़ूंगी तो शायद मुझे नॉलेज मिलेगी, मैं क्लास लूंगी तो शायद मुझे नॉलेज मिलेगी। कई लोगों के लिए होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस नॉलेज रिलेटेड आपके दिमाग में आते हैं, रियल नॉलेज क्या है ना, ऑल ऑफ दैट, तो वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है। और ये वर्ड होता है कहाँ से? एपिस्टीम, एपिस्टेमी, अगेन ग्रीक वर्ड। तो आपने देखा लैटिन भी आ गया और ग्रीक वर्ड भी आ गया। तो ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, जिसका मतलब है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कोई भी। अबुजर, गरिमा, सफा, आकांक्षा, जस्ट लेट मी नो। किसी को कोई भी डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। I can't see the chat. Just give me 1 second. Okay. डोरमेंट, रोशनी, डोरमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? जो एक्टिव नहीं होता। जैसे ना एक बीज होता है, बीज समझते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट कराते थे, राजमा या स्प्राउट्स, समझते हो? स्प्राउट्स खाएं, बहुत हेल्दी होते हैं। काले चने के स्प्राउट्स होते हैं, राजमा के स्प्राउट्स होते हैं, हरी दाल के स्प्राउट्स होते हैं। अभी मैं घर के लिए ऑर्डर करके आई हूं। तो वो दाल क्या है? एक तरह से क्या है? डोरमेंट साइड है। जब आप उसको बो देते हो तो उसके अंदर एक्टिविटी होती है, तो स्प्राउट करती है ना। एक बीज है, उसको बोगे तो वो प्लांट के अंदर, तो वो जब वो प्लांट के अंदर स्प्राउट करता है, वो हो गया एक्टिव।
डायनामिक, लेकिन जब तक आपने उसे पानी नहीं दिया हुआ तो उसके अंदर जो ताकतें हैं वो क्या है, वो छुपी हुई हैं। समझ गए सभी? तो जो डॉर्मेंट साइड है सबको समझ में आया। तो अब मेटाफिजिक्स नेक्स्ट आता है। मेटाफिजिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, तो मेटाफिजिक्स और उसके सब कंपोनेंट्स सब करते हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर बेसिकली क्या है, कीवर्ड याद रख लो, इसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्टडी ऑफ रियलिटी। मेटाफिजिक्स के अंदर ना हम ऐसे क्वेश्चन जब दिमाग में आते हैं कि अच्छा यूनिवर्स क्या है, कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की क्या शेल्फ लाइफ होती है, क्या सूरज पहले से था, क्या कोई धरती जो कहते हैं कि क्या प्रलय आएगा या नहीं आया, कैसे एवोल्यूशन हुई, ये सब के सब क्वेश्चंस आपका मेटाफिजिक्स के अंदर आते हैं। अब मेटाफिजिक्स एज आई टोल्ड यू इज मेड अप ऑफ, इफ यू विल सी द बुक, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, बट यहाँ पे फोकस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो यहाँ पे जो 4 मेन ब्रांचेस हम करेंगे वो है कॉस्मोगनी, कॉस्मोलॉजी, इन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन्टोलॉजी और एस्केटोलॉजी। तो कॉस्मोगनी क्या है? कॉस्मोगनी होता है जब हमारे अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये यूनिवर्स अपने आप क्रिएट हो गया? अच्छा, अपने आप क्रिएट हो गया तो कोई पावर होगी। क्या भगवान है? अगर भगवान है तो क्या उन्होंने क्रिएट किया? अच्छा, कैसे क्रिएट किया? पहले डायनासोर होते थे, अब डायनासोर खत्म क्यों हो गए हैं, है ना? होमो सेपियंस, पहले होमो इरेक्टस थे, निएंडरथल रेस थी, एंड सो मेनी। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादा समझेंगे। हम होमो सेपियंस कैसे, जब ऐसे होमो सेपियंस कैसे बने, आगे क्या होगा, राइट? तो जब अब ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो वो कॉस्मोगनी का पार्ट होता है। कॉस्मोलॉजी होता है सिंपल, जैसे ब्लैक होल क्या है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। अभी मार्स पे गए, मून, स्पेस पे गए, है ना? यू वांट टू स्टडी द प्लैनेट्स। अगर आप किताबें भी अगर पढ़ रहे हो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, तो वो किसके अंदर आएगा? कॉस्मोलॉजी। तो वर्ड ही है कॉस्मोस। कॉस्मोस की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलोगे। इस कॉस्मोलॉजी या इस कॉस्मोस की पर्पस क्या है, किसने क्रिएट किया, वो कॉस्मोगनी में आएगा। उसके बाद आता है ऑन्टोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन सब में से। तो ऑन्टोलॉजी का कीवर्ड क्या है? इसका मतलब सिंपल होता है स्टडी ऑफ बीइंग, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ सेल्फ। आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस जब रेस करते हैं, या किसी दूसरे की रियलिटी क्या है, उसका बीइंग क्या है, उसका असेंस क्या है, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में या जहन में आते हैं, वो ऑन्टोलॉजी का पार्ट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन्टोलॉजी। WB सेट, UGC नेट के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, क्या हमारी रियल नेचर है? डू वी हैव अ सोल? डज दैट सोल लिव? अब ये एस्केटोलॉजी के साथ मिक्स मत करना, ठीक है? व्हाट इज अवर नेचर? आर वी मॉर्टल? ऑफ कोर्स वी आर, बट इज द सोल मॉर्टल? सो व्हेन यू आर डीलिंग विद सच क्वेश्चंस, एक एनिमल के बारे में आप देख रहे हो कि एक फॉर एग्जांपल जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका खैर इतना थॉट प्रोसेस नहीं जाता होगा, लेकिन जो वेजिटेरियंस है वो क्यों वेजिटेरियंस है? उनको ये लगता है कि आप एक मुर्गे को जब क्या करते हो, चिकन बना के खा रहे हो, तो आप एक सोल को मार रहे हो। तो क्या है वो उनका थॉट प्रोसेस है। क्यों लोग वेजिटेरियंस है? उनका वो थॉट प्रोसेस है, वो बीइंग के बारे में सोचते हैं। जो बाकी नॉन वेजिटेरियंस, यू डू नॉट नीड टू माइंड ऑन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है? बीइंग के बारे में स्टडी। अब एस्केटोलॉजी क्या है? एस्केटोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या है? डेथ के बाद क्या होता है? अगर मैन मॉर्टल है तो सोल होती है, तो वो कहां जाती है? तो जब ये क्वेश्चंस के आपके बारे में सोचते हो, है ना, डेथ के बारे में, तो वो एस्केटोलॉजी है। अगर सोल है तो वो कौन से जगह जाएगी, है ना? ऑल ऑफ दिस, हेवन क्या है, हेल क्या है, सोल का क्या होता है आफ्टर डेथ, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एस्केटोलॉजी के अंदर आते हैं। किसी को कोई डाउट है? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगनी, अगर किसी को कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज बेसिकली व्हाट? आपका वैल्यू सिस्टम के बारे में। अगर प्रियंका मैम है तो वो क्या सोचती हैं? गुड मैनर्स क्या है, ब्यूटी क्या है, उनको कौन सा कलर पसंद है, पहाड़ों में जाना ज्यादा पसंद है, पहाड़ अच्छे लगते हैं, या बीचेस अच्छे लगते हैं, राइट? तो एक्सियोलॉजी के अंदर ये सब कुछ आता है। क्या आपकी लाइफ की वैल्यूज क्या है, आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या है? क्या आप बोल के मुकर जाते हो?
क्या आप अपनी बात पे स्थिर रहते हो? आपके हिसाब से पैर छूना अच्छी बात है या नहीं? ये सारा का सारा एक्सियोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर लॉजिक को भी कई किताबों में जोड़ा है, एथिक्स को, लॉजिक और एस्थेटिक्स, लेकिन जो मेन फोकस किया गया है फिलोसफर्स ने थ्रू आउट, वो दो मैं यहां पे लिख रही हूं कि कई जगह आपको यहां पे एक वर्ड लॉजिक भी दिखेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलोसफर्स ऐसे हैं जो लॉजिक को कभी कभी एपिस्टेमोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों अनक्वेश्चनेबल हैं। तो इनके दो पार्ट्स होते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स। इसको लेना है तो आप ले सकते हो, मैंने नहीं लिया है क्योंकि बहुत किताबों में वेस्टर्न फिलोसफर्स, बिकॉज यू नो आई एम एन एविड रीडर, लॉजिक को कभी कभी एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो एथिक्स इसका फर्स्ट पार्ट है। एथिक्स का मतलब वही हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है। जो चोर है वो चोरी करता है, चोरी करना उसके लिए सही है, आप सुनोगे तो चोरी करना गलत है। अब दोनों का वैल्यू सिस्टम है ना। मेरे हिसाब से किसी को प्रणाम कहना या उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना, छोटा हो बड़ा हो, वो अच्छी बात है। हो सकता है कोई अकड़ में घूम रहा है कि भाई मैं क्यों करूं, मेरी पोजीशन है, तो उसका वैल्यू सिस्टम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सही है सोसाइटी के अंदर, क्या गलत है, क्या आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये एथिक्स से रिलेटेड होते हैं। और एस्थेटिक्स क्या होता है, कुछ भी आर्ट को लेके। जैसे आप कभी रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, है ना, कई पर्टिकुलर फेवरेट रेस्टोरेंट्स होते हैं। फूड तो हम बात करते हैं, लेकिन हम एक चीज वर्ड यूज बोलते हैं, एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब क्या होता है कि भाई वहां का अंदर का माहौल कैसा है, अंदर। हाँ अभी करती हूँ साहिना, मैं अभी करती हूँ, ठीक है, वेरी गुड सफा, यस। तो कॉस्मोगनी, ओके ओके, निर्मल एंड Brishti and Sahina, I will just answer your question. Just let me finish this and I'll answer. Aesthetics क्या है? सुंदरता क्या है? कई लोग होते हैं उनको काला रंग पसंद बहुत होता है, कई होते हैं जिनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है। मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही थी, हम सब खाना खाने जाते हैं, हमारी भी कई फेवरेट जगहें होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत सुंदर है, वहाँ का डेकोर बहुत सुंदर है, सफ़ेद रंग के साथ पेस्टल्स जुड़े हुए हैं, वहाँ के कर्टन्स बड़े अच्छे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और किसी को सी साइड बहुत पसंद है, अब उसको माउंटेन्स इतनी पसंद नहीं है, कईयों को माउंटेन्स बहुत पसंद है, सी साइड इतनी पसंद जो है वो नहीं है। तो ये आपके किसके अंदर आता है, एस्थेटिक्स के अंदर। मेरे हिसाब से क्या सुंदर है, मेरे एस्थेटिक्स है, आपके हिसाब से क्या चीज सुंदर है, वो आपके एस्थेटिक्स है, ठीक है एवरीवन। तो एक क्वेश्चन आया है, मैडम मैं फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहा हूं, मैडम प्लीज इंग्लिश टू हिंदी बता दीजिए। बेटे मैं लैटिन तो बोल नहीं रही हूँ, है ना, ग्रीक भी नहीं बोल रही हूँ, अभी हिंदी बोल रही हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपको दिख तो रहा है, यहाँ पे देखिए हिंदी तो है, इसी मेरे हिसाब से इसी को हिंदी बोलते हैं, है ना, और इसी को इंग्लिश बोलते हैं, तो आप चिंता मत करिए। अच्छा, दो क्वेश्चन आए हैं कि कॉस्मोगनी क्या है। कॉस्मोगनी के ऊपर क्वेश्चन आया है। कॉस्मोगनी यहाँ पे लिख रही हूं मैं, जब आपके पास ऐसे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आए कि ये यूनिवर्स किसने क्रिएट किया है। हर एक का सोच होती है कि नहीं, है ना। कई लोग हैं जो क्या है, बहुत ज्यादा आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। कई लोग हैं नास्तिक, भगवान में विश्वास नहीं रखते। अब जब मैं इंडियन स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स में बात करूंगी ना, वहां पे आस्तिक नास्तिक का मतलब कुछ और है। ये मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात कर रही हूँ। लाइक दे बिलीव इन गॉड, दे आर थीस्टिक। थीस्टिक कहते हैं अंग्रेजी में, एथीस्टिक उसको बोलते हैं जो विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये आपका जो जब क्वेश्चंस आते हैं, क्या भगवान है, क्या उसने दुनिया बनाई, क्या नहीं है भगवान, अपने आप इवॉल्व होके बन गई, ऐसे क्वेश्चंस कॉस्मोगनी के अंदर आते हैं। एवरीवन क्लियर, ठीक है। और दीपक आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपकी मैम यहाँ पे जो खड़ी हैं उन्होंने भी फर्स्ट टाइम में अपनी एमएड के दौरान ही जेआरएफ कर लिया था। तो ये दिमाग में मत रखो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड इंश्योर करिए कि आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। और एक बात बताओ ना मुझे, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या मैटर करता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड। तो ये हम लोगों को जो ब्लॉक करना पड़ेगा बैरियर कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है एक और, जो कि पूछा गया था मुझसे कि ऑन्टोलॉजी क्या होती है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बीइंग। क्या आपकी एग्जिस्टेंस है, आपकी सोल की रियलिटी क्या है।
एक जानवर है वो भी चल रहा है, उसके बारे में आप सोचो, उसकी सोल के बारे में, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, मॉर्टल है ना। कई लोग रीबर्थ के अंदर विश्वास रखते हैं, तो वो किसका क्वेश्चन है, ऑन्टोलॉजी का क्वेश्चन है। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांत, ये सब तो हमें पता है ना, ये ऑन्टोलॉजी के अंदर आते हैं। आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आपका बर्थ होता है किस पर्पस से होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन आया है लॉजिक, रोशनी का, वेरी गुड। लॉजिक का मतलब क्या होता है, रेशनैलिटी, तर्क। हिंदी में आप क्या बोलोगे, तर्क। किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आप मान लेते हो, तो फिर तो कान के कच्चे हुए ना। किसी ने आपको कुछ समझाया, अगर आप सिर्फ मगिंग अप कर रहे हो, तो यानी आप तर्कहीन हो। तर्कहीन हो, आपके हिसाब से लॉजिक क्या है? क्या आपको किसी चीज के प्रति कोई कन्विंस कर रहा है? कन्विंस किसी रीजन, जिसको कहते हैं ना रीजनिंग होना, रीजनिंग, उस रीजनिंग को आप लॉजिक कहते हो। दैट इज सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, ये क्या है, लॉजिक है। 2 एप्पल्स रखिए, 2 एप्पल्स अलग से रखिए, जोड़िए 4 है। अगर ये क्या है, ये लॉजिक है। अगर मैं आपको बोलूं नहीं 2 + 1 = 5, यानी 2 एप्पल्स लेके आओ, जो बृष्टि है वो 2 एप्पल लेके आती हैं और महारिष्टा 1 एप्पल लेके आती हैं और 5 बन जाते हैं, तो ये क्या है, इलॉजिकल है। तो दैट इज द रीजन व्हाई मेनी फिलोसोफर्स जो है, किताबें मैं आपको बहुत बारी बोल रही हूं कि मैं अपने एक शॉर्ट्स में भी आपको बताऊंगी कि जब किताबें पढ़ो, जब भी मटेरियल्स आप पढ़ो, तो इंश्योर करो कि वो किसने लिखा है। जिसने लिखा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, उसने सही लिखा होगा, और अच्छी बुक से आप पढ़िए, ठीक है। तो लॉजिक सबको समझ में आया कि आपकी रेशनैलिटी क्या है। तो कोई कान का कच्चा है तो उसके अंदर लॉजिक इतना नहीं है, लेकिन ये चीज तो सबको समझ में आती है ना कि 2 + 1 5 नहीं हो सकता, इलॉजिकल है ये। ओके, तो एक स्टूडेंट है, उसने मुझे पूछा है कि एम्बियंस क्या है। रोशनी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पुट अंडर एक्सियोलॉजी, लेकिन अगेन लॉजिक का तर्क क्या है, वो एपिस्टेमोलॉजी के साथ ज्यादा फिट होता है। इंडियन बुक्स के अंदर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मोस्ट ऑफ द इंडियन बुक्स हैव पुट लॉजिक अंडर एक्सियोलॉजी। Most of the Western philosophers, they address logic as a part of epistemology. ऐसा क्वेश्चन अगर खुदा ना खास्ता आता है तो आप इसको एक्सियोलॉजी के अंडर लेके चलो, क्योंकि इंडियन बुक्स, इंडियन नोट्स, ज्ञान कोश नोट्स में मैक्सिमम लॉजिक इसके अंदर रखा गया है। Rashmi, I hope you got your answer. Very good, Anisha. मैम नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एनोटेटेड नोट्स भी मिलेंगे, आपको प्रॉपर पीडब्ल्यू के नोट्स भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है। सुदीप्ता, करिकुलम के साथ रिलेट करके पढ़ाओ। खोलो ना सिलेबस, खोलो, रखो साथ में, मैच करो, खोलो सिलेबस, खोलो। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सिलेबस, थोड़ा सा एफर्ट डालो, सिलेबस खोलो, यूनिट 1 खोलो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और मैच करो, ठीक है एवरीवन। तो ये आ गया आपको। तो चलिए, ये हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। तो चलिए एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं। अब एजुकेशनल फिलॉसफी 2017 से पहले बोला जाता था, 2017 के बाद इसको एजुकेशनल स्टडीज बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जेंटाइल बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो हो ही नहीं सकती फिलॉसफी के बिना, ठीक है। स्पेंसर क्या बोलते हैं? ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय अ ट्रू फिलोसोफर। बिल्कुल सही है। ट्रू फिलोसोफर कौन है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको क्या बोलती हूं, NEP 2020 नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति के अंदर एक आपको लिखित रूप में, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में थ्योरी दे दी गई है कि भैया स्कूल एजुकेशन क्या है, हायर एजुकेशन क्या है, टीचर एजुकेशन क्या है, कैसा होना चाहिए, क्या क्या करिकुलम इसके अंदर होने चाहिए। ये थ्योरी है, ये हमारे देश की एजुकेशन के प्रति फिलॉसफी है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो बन जाएगा डिफरेंट पार्ट में। तो बिना थॉट के आप एक्ट नहीं कर सकते।
ये इसका मीनिंग है कि एजुकेशन हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए भाई यूजीसी नेट का पेपर है, क्या बोला जाए, यूजीसी नेट का पेपर है। अब सिलेबस दिया है ना, सिलेबस दिया है तो ही आप तैयारी कर पा रहे हो। तो ये क्या है, सिलेबस क्या है, एक तरह की आपको फिलॉसफी दी जा रही है, आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं कि भैया इनके भरोसे पढ़ लेना। इमेजिन करो अगर सिलेबस ही ना दिया जाए तो कैसे तैयारी करोगे, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आपने बोला करिकुलम का मेथड कौन से ब्रांच में आएगा, सुदीप्ता एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। मैं वही सोच रही थी कि सुदीप्ता ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकती है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सुदीप्ता ने ऐसे बोला। ठीक है सुदीप्ता, गॉट इट, जस्ट लेट मी नो फ्रॉम द चैट बॉक्स इफ यू गॉट माई, आई गॉट योर पॉइंट, आई होप यू गॉट माइन ऑल्सो। ऑल राइट, यस, ऑल राइट, ठीक है। तो बिना फिलॉसफी के आप एक्शन नहीं ले सकते। यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, एक तरह से आइडियाज हैं आपके सामने प्रेजेंट किए, ये टॉपिक्स हैं, बिना टॉपिक्स के आप पेपर नहीं दे सकते। सबको समझ में आया। अगर आप एमएड पढ़ रहे हो, एमए पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसके पीछे जो सिलेबस है वो किसी आइडियोलॉजी से लिखा गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एलकेजी में एडमिशन लेते हो और टीचर को ही नहीं पता करिकुलम क्या है, या स्कूल को ही नहीं पता, आप सिस्टमैटिकली उनका थॉट प्रोसेस है, दे लिंक इट विद एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो वो एक तरह से क्या है, फिलॉसफी है, आइडियाज हैं। अब जैसे मुझे ये पढ़ाना था, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या है भाई, मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस के साथ सीक्वेंस में लेके चलूंगी एक एक टॉपिक, मेरा थॉट प्रोसेस। क्या मैं बिना सोचे समझे आ जाऊं क्लास में, अपनी मनपसंद का कुछ उठाए? आ गया समझ में? वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक है। तो ये एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो हमें डिटरमाइन करने में मदद करती है कि लाइफ के वैल्यूज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो ये क्या मान के चल रहा है कि अगर बच्चे ने पेपर 1 पार कर लिया तो मतलब हायर एजुकेशन में उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी है। अगर उसने पार नहीं किया, जो अभी मेरे एजुकेशन के काफी स्टूडेंट्स हैं, 82 हाईएस्ट स्कोर गया, कैन यू बिलीव इट, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है यूजीसी नेट की हिस्ट्री में, 82 on 100, 82%। और ऐसे भी एक स्टूडेंट हैं जिनके 78 मार्क्स आए हैं, 74 मार्क्स आए हैं, लेकिन 19 मार्क्स आए हैं पेपर 1 में, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है कि भैया रिसर्च एप्टीट्यूड ही नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, तो सब्जेक्ट नॉलेज का क्या करना, सब्जेक्ट नॉलेज का क्या करना जब उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। अब ये उनकी आइडियोलॉजी है, एजुकेशनल आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये थॉट लाने के लिए कि क्या आपका एम है, क्या पर्पस है, और बिना फिलॉसफी के एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल क्रेजी बिहेवियर जो है अगर हम बिना फिलॉसफी के चलेंगे तो वो होगा क्लास के अंदर। अगेन ये मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि एजुकेशन का जो भी स्टेटस है या स्ट्रक्चर है वो बिना आइडियाज के कंप्लीट नहीं हो सकता। ट्रू एजुकेशन भी वही है अगर आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई होते पिछलग्गू लोग कि जो जिसने बोला उसके पीछे आप लग गए। रियल फिलॉसफी तब होती है जब आपका लाइफ के अंदर पर्पस बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर पर्पस होता है। मैंने कितने सारे पीएचडी स्टूडेंट्स देखे जो बीच में अपना टॉपिक चेंज करता है, बहुत ज्यादा आरएमसीज हो रही हैं, आरडीसी हो गई, फिर से टॉपिक चेंज हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है। मुझे भी बहुत बोलते हैं मैम टॉपिक बता दो, टॉपिक बता दो। मैं क्या बोलती हूँ, मेरा हर एक बच्चे से यही होता है, टॉपिक मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, तभी मुझे आइडिया लगेगा ना। ये तो है नहीं कि प्रियंका मैम अपना थॉट प्रोसेस दे दें कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई टॉपिक करके दो। सभी मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे को डीएम में बोलते हैं मैम टॉपिक बता दो, टॉपिक बता दो, और मेरा क्वेश्चन होता है बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आए। बिना विजन के, बिना क्लैरिटी के एजुकेशन का पर्पस नहीं सॉल्व हो पाता। जब तक आप क्लियर नहीं हो पाओगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आप वेरिएबल्स चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है एवरीवन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट लाओ, तभी एजुकेशन का पर्पस जो है वो सॉल्व हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बहुत बड़ा पर्पस होता है एजुकेशन का, वो क्या है? डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन,
ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। जैसे NEP 2020 के अंदर भी इंडियन कल्चरल हेरिटेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो एजुकेशन से क्या होता है कि आपका हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कल्चर आपको नेक्स्ट जेनरेशन तक, उसके बाद नेक्स्ट जेनरेशन तक पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। सिविक्स पढ़ाया जाता है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, क्या उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो लीनिएज बाय लीनिएज, जेनरेशन बाय जेनरेशन पास हो रहा है ना, ठीक है। आप हिंदुइज्म को बिलोंग करते हो या आप सिखिज्म को बिलोंग करते हो, इस्लाम को बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू वो आइडियोलॉजी आप तक पास होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, आई एम राइटिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। बहुत बारी पूछा जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जेनरेशन टू दी अदर, सो दैट आपका कल्चर जिंदा रहे, यही नहीं इवॉल्व हो, क्योंकि समय के अनुसार आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। एक टाइम पे घूंघट प्रथा जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो होती थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ने में एक टाइम आया था जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। अब समय अनुसार चेंज हुए, फेमिनिस्ट थॉट आई, पहले कुछ होता था, मेरी वोल्सोनक्राफ्ट ने वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसकी शुरुआत की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सावित्रीबाई फुले ने इसकी शुरुआत की, चेंजेस हुए, अच्छा पार्ट बना ना, कल्चर रिफाइंड बना, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम आते हैं, एक एक फिलॉसफी कवर करेंगे। शुड वी मग अप द डेफिनेशन एंड नेम्स? वेल, I always tell you, names you have to remember, but in the definition you have to pick up the keywords. For example, basic education, Mahatma Gandhi. Man making education, Swami Vivekanand. ऐसे करके आपको पिक करना है। किलपैट्रिक ने क्या बोला एजुकेशन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, टीचिंग के बारे में? किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया? प्रोजेक्ट मेथड दिया। तो एक आप नोट स्टेप बनाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किलपैट्रिक की बात कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको डायरेक्टली सिलेबस के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किलपैट्रिक क्या है, इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया, इन्होंने टीचर एजुकेशन, टीचिंग क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन दी, एजुकेशन के बारे में थॉट प्रोसेस दिया, फिलॉसफी के बारे में थॉट प्रोसेस दिया। तो इसका कीवर्ड आप लिख लोगे, स्वामी विवेकानंद जी के कीवर्ड्स लिख दोगे आप, मैन मेकिंग, अद्वैत वेदांत। तो इस तरह आपको सीखना है, मगिंग अप डेफिनेशन नहीं, बट ऑफ कोर्स द कीवर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। आई होप यू गॉट दैट। चलिए रोशनी, आई होप यू गॉट द आंसर। अभी हम इसके ऊपर आते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से फिलॉसफीज हैं, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, और अब हम उनको पढ़ना शुरू करेंगे। बेस क्लियर हो गया है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। तो आपको ये याद रखना है कि आपके सिलेबस के अंदर आपको इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी करना है, आपको वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी करना है। इंडियन के अंदर आपके सिलेबस के अंदर होगा वेदांत, सांख्य फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और योग फिलॉसफी। वेस्टर्न के अंदर आप करेंगे आइडियलिज्म, 6 फिलॉसफीज हैं, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक क्लास इनके ऊपर होगी। आज आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज ग्लिम्स दे रही हूं, और आज हम वेदांत के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इसके ऊपर आप बाद में देखिएगा, जो मैं यहां लिख रही हूं उसके ऊपर फोकस करिएगा। तो जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ना, वो ना 2 हिस्सों में बटा है। एक है आस्तिक स्कूल, जिसको कि आप ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हो, और एक है नास्तिक स्कूल। मैं लिख रही हूं, आस्तिक जो है वो ऐसा नहीं है बिलीफ इन गॉड, नो, बिलीफ इन वेदास। और ये मैं आप सबको बताना चाहती हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पुरानों को तो पता ही है। व्हेन आई गॉट इनटू द सिस्टम, इसके ऊपर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, क्योंकि सांख्य फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, और ये एक यूपीएससी का क्वेश्चन था जिससे मैंने कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। और आप इसको जैसे मर्जी आप सहयोग की बात कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो दैट द फ्रेमर्स
और आज की जो क्लास होगी ना शाम की, मैं क्यों कह रही हूं फ्रेमर्स, आप याद रखिएगा कौन होते हैं फ्रेमर्स, जो आपका नेट का पेपर, सेट का पेपर जो है वो बनाते हैं। तो फ्रेम आज की 5 बजे की क्लास जरूर देखना, उसमें आपको अंदाजा लगेगा रीसेंट सेट एग्जाम जो हुआ यूसेट का, वो डिस्कस करूंगी और कनेक्ट करेंगे कि कैसे उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो लिए गए हैं दिसंबर के एग्जाम से, दिसंबर यूजीसी नेट। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट इट इज, आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी मतलब होता है बिलीव इन वेदास, नॉट बिलीव इन गॉड। हिंदी के शब्द से इसको अलग रखना, बिलीव इन वेदास, और नास्तिक का मतलब है नो बिलीव इन वेदास। अब ये फिलॉसफीज बनती कैसे है? कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने थॉट प्रोसेस लोगों तक पहुंचाते हैं। पुराने टाइम में तो वर्बली होता था। कुछ होते हैं जो किताबें लिखते हैं, ठीक है। आपको मैं बता रही हूँ फिलॉसफीज की ओरिजिन कैसे होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था एज अ स्टूडेंट कि कैसे वेदांत बन गया, कैसे सांख्या, कैसे आइडियलिज्म। तो कई थिंकर्स हैं, इंटेलिजेंट थिंकर्स, जो पुराने टाइम में वर्बली अपने थॉट प्रोसेस पहुंचाते थे, कई लिखते थे। उनके थॉट प्रोसेस से बाकी लोग कितना सहमत होते थे, उसके ऊपर कितना काम करते थे, और वो फिलॉसफी उजागर हो जाती थी। उस फिलॉसफी से बाकी लोग जैसे आप और मैं कनेक्ट करते रहे वर्ल्ड के अंदर, और जो मेजर फिलॉसफीज थी वो कंस्ट्रक्ट हुई, जिसमें से इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के अंदर कौन कौन सी फिलॉसफीज आई, ये सारी। तो फिलॉसफी का जो बेस है वो ये क्या है कि कौन सी ऐसी फिलॉसफीज हैं जो बिलीव करती हैं वेदास के अंदर। तो उसके अंदर न्याय फिलॉसफी है, जो कि किसने दी, गौतम मुनि ने दी। पेन का कलर चेंज करते हो, आई एम श्योर आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें से। वैशेषिका फिलॉसफी है जो कन्नड़ ने दी। योग फिलॉसफी है जो ऋषि पतंजलि ने दी। सांख्या फिलॉसफी कपिल मुनि ने दी। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा शंकरा। उत्तर मीमांसा को आप वेदांत के साथ भी लिंक करते हो। तो आपके सिलेबस के अंदर वेदांत है जो मैं आज करवाऊंगी। तो ये कितनी फिलॉसफीज हैं? 6, न्याय, वैशेषिका, योग, सांख्या, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आपके सिलेबस के अंदर हम योग करेंगे, सांख्या फिलॉसफी करेंगे और वेदांत फिलॉसफी करेंगे ऑर्थोडॉक्स के अंदर। अब कुछ समय के बाद कुछ और स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आए जो कहते थे कि भाई हम वेदों में विश्वास नहीं करते। वेदास आप जानते हो ना, इंडियन का जो ओरिजिन ही है वो क्या है, 4 वेद, जो कि आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उन वेदों को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब वेदों के अंदर जो नॉलेज है उससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। तो ये स्कूल्स बोलते थे हाँ वेदों से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोग ऐसे आए जैसे कि महावीर जी है ना, चार्वक जी, गौतम बुद्धा, जिन्होंने पूरा का पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते कि वेदों से, उपनिषद से ही नॉलेज मिलती है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने वेदों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी जो अलग अलग आइडियोलॉजीज बनी वो सारी अनऑर्थोडॉक्स या फिर हेटेरोडॉक्स सिस्टम के अंदर आती हैं। अगेन, डू नॉट बिलीव इन गॉड, नो 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 नो, दे डू नॉट बिलीव इन वेदास। तो इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर है जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार्वक फिलॉसफी के ऊपर कभी कोई, जैसे अभी मार्च के एग्जाम में चार्वक फिलॉसफी पे 2 क्वेश्चन आए थे, विच वॉज वेरी वेरी नॉर्मल, इट वॉज रिलेटेड, मतलब उसको इन्होंने ऑप्शन में दिया था, एज सच उसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछा था, बट मैं आपको चार्वक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिलेबस में है, आप अपना स्टडी प्लान जो है वो देख सकते हो। ये सारी की सारी फिलॉसफीज जो है वो कवर की जाएंगी। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ना अभी वेदांत स्कूल पढ़ाने से पहले मैं इन 6 की 6 फिलॉसफी, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि चार्वक के ऊपर क्वेश्चन आया था तो मैं थोड़ा थोड़ा तो आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट, इनको डिटेल में करेंगे बट कीवर्ड्स जैसे कि, तो सबसे पहले आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो फिलॉसफी है ना, इसको जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो था जैमिनी ने। और पूर्व मीमांसा क्या मान के चलती है, वेदास इटर्नल है, वेदास से ऊपर कुछ नहीं है। और रिलीजन क्या है, रिलीजन यानी कि धर्म। और स्टूडेंट्स आपको एक और चीज बताती हूं, धर्म का मतलब रिलीजन एज सच। इंग्लिश जो वर्ड है ना, आई ऑलवेज यूज दिस टर्म, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। एक्चुअली संस्कृत, हिंदी इतनी एनरिचिंग लैंग्वेजेस हैं, और जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत स्टिफ हैं। तो एग्जैक्टली धर्म
is not actually synonymous with religion. Dharma actually means your duties. As a child आपका आपके पेरेंट्स के प्रति क्या धर्म है, एज अ स्पाउस आपका अपने हस्बैंड वाइफ के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, उसको धर्म बोला जाता था. कोई डाउट तो नहीं है? Yes, Mimamsa philosophies have origin. Minal, I will come to it. Purv Mimamsa, Uttar Mimamsa, they both are interpretation. They are both are critical interpretations of Vedas. उत्तर मीमांसा जो है उसको exactly आप वेदांत फिलोसफी के साथ जोड़ते हो. तो मीमांसा सबसे पहले याद रखिए, मीमांसा क्या है? एक तरह से क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है. किसकी? वेदांत की या वेद की. ठीक है. तो पूर्व मीमांसा का बेसिक जो काम है वो यही है कि वो इस चीज को स्टडी करता है कि कैसे वेदों की पढ़ाई से आपको आपके धर्म के बारे में पता चलता है. व्हाट इज नोन एज धर्म? योर ड्यूटीज एज अ इंडियन नेशनल. फॉर एग्जाम्पल, योर ड्यूटीज एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, एज आई सेड, एज अ स्पाउस, एज अ फादर, एज अ मदर, एटसेट्रा एटसेट्रा. वो ये बोलते हैं कि अगर आप अपनी ये ड्यूटीज कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, है ना, रिलीजन की जो वेदों के अंदर जो रिलीजन की थ्योरी है उसको आप प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मोक्ष मिल जाएगा. अब मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन. लिबरेशन कि जैसे वेदांत फिलॉसफी है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बिलीव करते हैं ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल में, रीबर्थ के अंदर, कर्म के अंदर बिलीव करते हैं. और वो कहते हैं कि आपके जो कर्म है ना, जब तक आप खराब कर्म करते रहते हो तब तक आपका जन्म होता रहता है. क्योंकि अगर आपका जन्म हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है, वो ये है कि आपने कुछ गलत कर्म किए हैं और आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा. तो ये फिलॉसफी क्लियरली ऐसी है कि अगर आपका जन्म हुआ है मतलब आपको पेन मिलेगी. और जब आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को डोमिनेट कर जाते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है. मोक्ष का मतलब क्या होता है? आपकी जो सोल है वो डिसॉल्व होगी यूनिवर्सल सोल में, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब आपको पेन नहीं मिलेगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन का, ये वेदांत फिलॉसफी के अंदर कॉमन है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर और सांख्य फिलॉसफी के अंदर कॉमन है. ठीक है. तो वो यही बोलते हैं पूर्व मीमांसा कि आपको कौन से एक्शंस, कौन सी चीजें, रिचुअल्स जो है वो करने हैं, आपको कैसे अपना धर्म निभाना है एज गिवन इन वेदा, सो दैट यू कैन अटेन मोक्ष. वैशेषिका फिलॉसफी है, बिल्कुल सिंपल, आपको यही याद रखना है, इससे ऊपर कुछ याद नहीं रखना, कि ऋषि कन्नड़ ने दी थी. और जैसे फिजिक्स है ना, वेस्टर्न साइंस के अंदर फिजिक्स, तो ये उस टाइम की एटॉमिक थ्योरी थी. उस टाइम पे ये पढ़ते थे एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एंशिएंट फिजिक्स इसको बोला जाता था. तो वैशेषिका फिलॉसफी कन्नड़ ने दी. उसके बाद न्याय फिलॉसफी जो है वो गौतम बुनी ने दी. अब न्याय फिलॉसफी क्या है? न्याय फिलॉसफी आपके पेपर 1 का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. न्याय फिलॉसफी मेनली फोकसेस ऑन लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, चीजों को कैसे रैशनैलिटी से पढ़ना है, रीजन, आपका एक्सपीरियंस आपकी थॉट प्रोसेस को कैसे फ्रेम करता है, यानी आपका एक साइंटिफिक, इंपिरिकल कहते हैं ना जिसको, इंपिरिकल थॉट प्रोसेस जो है. अब ना ये 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज के ऊपर विश्वास करते थे. 4 मीन्स. काफी जगह आपको ये भी देखने में आएगा कि जो योग फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी है, ये 3 प्रमाणों में विश्वास करते हैं, जो कि है प्रत्यक्ष, इन्फरेंस और शब्द. ठीक है. ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही है कि जो न्याय फिलॉसफी है वो 3 ही नहीं 4 प्रमाणों में विश्वास करते हैं. योग और आपकी कौन सी फिलॉसफी, जो सांख्य फिलॉसफी है, ये जो है ये मेनली 3 के ऊपर फोकस करते हैं. न्याय 4 के ऊपर फोकस करता है. प्रत्यक्ष आप जानते हो, ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब वेदांत अभी नेक्स्ट आएगा. परसेप्शन, जो आप सेंस परसेप्शन से देख रहे हो. इन्फरेंस, जो कि आपका एक्सपीरियंस आपको नॉलेज देता है. कंपैरिजन, कंपैरिजन कर सकते हो आप एक से दूसरी चीज का, आईफोन 13 से आईफोन 13 प्रो का, आईफोन 30 प्रो मैक्स का, कंपैरिजन से नॉलेज आती है. और वर्बल टेस्टिमनी, जो कि आपको वेदा से मिलती है और जो आपको उपनिषद से मिलती है. तो मैम क्या इतना ही करना है इसके बारे में? हाँ, पेपर 2 के अंदर ये कर लिया तो बहुत बड़ी बात है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए. अब ये हैं आपके सिलेबस के अंदर, जिनको मैं डिटेल में क्लासेस में कराऊंगी, आज ये करेंगे. तो सबसे जो ओल्डेस्ट फिलॉसफी माना जाता है इंडियन, वो है सांख्य. ठीक है. आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए. ये भगवान के अंदर ऐसा विश्वास नहीं करते. आप मेरे को चैट बॉक्स कीप किकिंग इट,
keep it alive so that I can see your charts. तो सांख्या फिलॉसफी जो है वो एज सच भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन बिल्कुल भी इसको आपको नास्तिक स्कूल के अंदर नहीं डालना है, ये आस्तिक स्कूल का पार्ट है, क्योंकि ये बिलीव करता है किसमें, वेदास में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूं। ये किसने दी, कपिल मुनि ने दी, और ये सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी मानी जाती है इंडियन स्कूल्स के अंदर। इसका ये डुअलिस्टिक रियलिज्म के अंदर विश्वास करती है। आगे जाके आपको सांख्या जब डिटेल में कराऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इतना मान के चलो, ये कहते हैं कि जो पूरा का पूरा जो कॉस्मोस है ना, ये इसकी जो उत्पत्ति है वो दो मेन चीजों से होती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, डुअलिस्टिक। और वो दो चीजें कौन सी हैं, पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष का मतलब मेल नहीं है, पुरुष का मतलब होता है सोल, कॉस्मिक सोल। और प्रकृति क्या है, नेचर एज सच नहीं। प्रकृति का मतलब है जैसे आपको मैं दिख रही हूं, आपके पास जो आपके डिवाइसेस है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो उनका रूट क्या था, उनका ओरिजिन कैसे होता है, वो है प्रकृति। मेटीरियल एस्पेक्ट देख रहे हो आप, ये बताते हैं कि स्पिरिट यानी कि सोल से कनेक्टेड है। और प्रकृति क्या है, एज सच मैं बार बार कह रही हूं, पेड़ पौधे ये सब नहीं, इसका मतलब होता है मेटीरियल जो चीजें हैं वो कैसे आती है, मैनिफेस्ट होती है, इंसान कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ऑल ऑफ दैट ये प्रकृति के अंदर आता है। ठीक है, डिटेल में करेंगे। अब योग क्या है, योग स्टेप्स हैं। क्या है योग, जो है वो ऋषि पतंजलि ने दिया। ये क्या है, ये एक पाथ है, ये स्टेप्स बताते हैं। कौन से स्टेप्स हैं कि कैसे आपको एक्सरसाइजेस करनी है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस, कंसंट्रेशन, समाधि, ये भी सिलेबस में है। तो ये ऋषि पतंजलि ने दिया और इन्होंने कहा, अब ये ध्यान सुनिए, ये विश्वास करते थे सांख्या फिलॉसफी के अंदर, और ये कहते थे लिबरेशन ही पानी है। लेकिन लिबरेशन कैसे पाओगे आप, जब आप योग के जो 8 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करोगे। एज सिंपल एज इट इज, मेंटल डिसिप्लिन रखोगे, फिजिकल डिसिप्लिन रखोगे। वेदांत क्या है अभी मैं डिटेल में कराऊंगी, अभी के लिए इतना ही कि ये उपनिषदिक टीचिंग और वेदास में विश्वास करते हैं। इसको आप उत्तर मीमांसा स्कूल से भी रिलेट करते हो। इसके अंदर क्या है कि जो चारों के चारों वेद हैं उनका क्रक्स एक्चुअली में हुआ ये था कि पुराने टाइम के अंदर ना बहुत ज्यादा जैसे फिलॉसफीज आ गई, लोग कंफ्यूज हो गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद क्या है ना, तो उसको कंबाइन कर दिया गया, क्रक्स कर दिया गया कि भाई ये जो 4 वेद हैं ये क्या नॉलेज देना चाहते हैं, और जो 108 उपनिषद हैं उनकी वो क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उस फिलॉसफी को वेदांत बोला गया। तो ऐसे याद नहीं करना एंड ऑफ वेदास मतलब वेदास खत्म, नो, मीनिंग और द एसेंस गिवन बाय वेदास एंड उपनिषद जिसको वेदांत के अंदर कहते हैं। एक स्क्रिप्चर्स हैं जिसको ब्राह्मणास बोलते हैं, तो ये ब्राह्मणास के अंदर फोकस नहीं करते, ये उपनिषद और आपके वेदास के अंदर विश्वास करते हैं। और ये 6 प्रमाणों के अंदर विश्वास करते हैं, जो कि मैं आपको आगे कराऊंगी। और वेदांत जो है आगे 6 स्कूल्स के अंदर बट गया। अभी तक सबको क्लैरिटी है, ये हिंदी के स्टूडेंट्स। तो और अब हम आते हैं जैनिज्म, हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के ऊपर। ठीक है, हेटेरोडॉक्स स्कूल क्या कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम वेदास में विश्वास नहीं करते, वेदास में बेसिकली। तो जैनिज्म जो है ये फिलॉसफी जो है ये 24 तीर्थंकर, इसके गुरु जो थे तीर्थंकर बोलते हैं ना, 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, लॉर्ड महावीर जो है उनको हम बोलते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया, और ये सब डिटेल में करेंगे, आज सिर्फ एक झलक दे रही हूं मैं आपको। तो जैनिज्म विश्वास करते हैं 3 चीजों के अंदर मेनली। ठीक है, साम्यक दर्शन यानी कि सही फेथ रखना, सही तरह से नॉलेज प्राप्त करना, जिसको ज्ञान बोलते हैं। ये जो जे वर्ड है ना, ये एक्चुअली में जी, ये लिखने का तरीका होता है, ये एक्चुअली में प्रोनाउंस मेनली एज जी होता है। साम्यक चरित्र यानी कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपको कैसा बिहेवियर रखना है, राइट। और 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, वर्धमान महावीर जो थे वो इन लास्ट वाले 24 थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा इसको पॉपुलर किया। बुद्धिज्म किसने प्रोपाउंड किया, गौतम जी ने, सिद्धार्थ गौतम। इन जब हम पढ़ेंगे इसको फिर डिटेल में बताऊंगी। लॉर्ड गौतम बुद्ध प्रिंस थे, इनका जो मेन फोकस था वो था 4 नोबल ट्रुथ्स। लाइफ में जन्म ले लिया है तो 4 सच्चाइयां जान जाओ और उस
रीबर्थ और उस पेन से अगर आपको बाहर निकलना है तो अष्टांग मार्ग इन्होंने दिया था, 8 स्टेप्स, तो आप वो करेंगे डिटेल में क्लास में। और जो चार्वक फिलॉसफी है जिसके ऊपर क्वेश्चन, ये इट्स नॉट इन अवर सिलेबस बट यू शुड नो, चार्वक फिलॉसफी विश्वास करती है कि अगर आपको जन्म ले लिया आपने, एंजॉय द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, एंजॉय नेचर, इफ यू हैव गॉट थिंग्स, मजे करो, materialism, as long as you are happy, good for you, don't trouble, go with anything that is making you happy। ये चार्वक फिलॉसफी की बेसिक है। एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सोनम का, क्या मैम सांख्य भी वेदास को नहीं मानते? बेटा मानते हैं ना, जो ये लोग हैं, ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये दे डू नॉट बिलीव इन वेदास। देखो इस स्लाइड के ऊपर, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप, अच्छी बात है। ये देखो ना, ऑर्थोडॉक्स बिलीव इन वेदास है, तो ये न्याय भी विश्वास करता है, वैशेषिका भी, योग भी, सांख्या भी, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत फिलॉसफी, ये सब वेदों में विश्वास करता है। मैंने आपको क्या बोला, सांख्या ऐसा भगवान में विश्वास नहीं करती, भगवान में, ओके। तो आपको यहां पे मैंने बोल दिया है कि आस्तिक का मतलब गॉड नहीं है यहाँ पे, बिलीफ इन वेदास, एंड नास्तिक का मतलब नो बिलीव इन वेदास। एवरीवन क्लियर? ओके, ऑल राइट। चलो अब डिटेल में पढ़ना शुरू करें वेदांत को, जल्दी से बताओ। आई विल जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कीप द चैट बॉक्स किकिंग। वेरी गुड, यस जेके, वंडरफुल। All right, now we will start with Vedant. Show me with thumbs up if all is good. Wonderful. चलिए अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन फिलॉसफी से। आज वेदांत पढ़ाऊंगी। तो वेदांत क्या है? वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द एंशिएंट फिलॉसफीज, ठीक है। और ये किसके ऊपर आधारित है? जो मैंने आपको अभी बताया, 4 वेदों के ऊपर ये वेद। अब कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? क्या ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कभी कभार। पेपर 1 में तो बहुत पूछे जाते हैं, पेपर 2 में रेयरली पूछे जाते हैं, रेयरली, बट आपको पता होना चाहिए, पेपर 1 में काम आ जाएगा। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के अंदर ना मंत्र होते हैं ना, रिलीजियस मंत्र, धर्म, उसके मंत्र लिखे हुए हैं। सामवेद के अंदर चैंट्स, या आप कह सकते हो म्यूजिक मेलोडीज, जब आप वर्शिप करते हो, भजन जैसे कहते हैं, कीर्तन, प्रेज ऑफ गॉड, प्रेज ऑफ गॉड के बारे में आपको इसके अंदर मिलेगा सामवेद के अंदर। यजुर्वेद के अंदर मंत्र है वो जो कि यज्ञ। अब ये अगेन जे, आपको मैंने पहले भी बताया कि जहां पे भी आपको जे दिखेगा वो जी रिलेट करता है। यज्ञ क्या होता है? जब आप हवन कर रहे हो, है ना, वो चैंटिंग, तो वो सारा का सारा यजुर्वेद के अंदर आएगा। वो मंत्र जो कि आप सैक्रिफाइसेस करते हो, यज्ञ करते हो, उसके अंदर यूज होते हैं। बता सकते हो मुझे? कुछ बच्चे मंत्र वो पढ़ते भी होंगे, है ना। अब अथर्ववेद जो है, इसके बारे में बहुत धारणाएं अलग अलग हैं। भाई तांत्रिक है, ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार आपको ये कह रही हूं कि जैसे कि इंडियन जो कल्चर था, जो मुगल्स ने उसका हाल किया, वैसे ही कुछ लोग हैं, फॉरेन ऑथर्स रहे, मैं नाम नहीं चलो ले लेते हैं, वेनी डॉनेगर करके हैं, ठीक है, शी इज वन ऑफ देम। वैसे ही कितनी ज्यादा क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस है, इंडियंस को भी मान लो, क्योंकि वो भी उनके पीछे लग जाते हैं, राइट। तो अथर्ववेद जो है वो रियलिटी में ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ब्लैक मैजिक, तंत्र, इसमें विश्वास ही नहीं करती इंडियन फिलॉसफी। अथर्ववेद के अंदर वो मंत्र हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो उनको चैंट करता है, बिकॉज इफ ही इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, इफ ही इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, ही कैन ओवरकम देम, ठीक है। सो ये ब्लैक मैजिक हटा दो। तांत्रिक थेरावदा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा था, वज्रयान जो स्कूल है, बुद्धिज्म, ठीक है, तांत्रिक। तो यहां पे तांत्रिक मतलब ब्लैक मैजिक नहीं होता है, याद रखना।
तो इसको कहीं कहीं आप वर्ड तांत्रिक पढ़ सकते हो, बट तांत्रिक इज नॉट दैट फॉर हेवन सेक। अथर्ववेद के अंदर वो हिम्स है, वो मंत्रज है जो कि एक नॉर्मल इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है लाइफ में, वो उनको गाएगा या वो उनका चैंटिंग करेगा तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई डोंट वांट यू ऋग्वेद और यजुर, अरे भाई पर्पस कह रहे हैं, पर्पस, ये सारा का सारा पर्पस के आधार के ऊपर है ना, ये नॉलेज के लिए है, विजडम के लिए है। जो सामवेद है वो गॉड की आप वर्शिप कर रहे हो उसके लिए है। यजुर्वेद के अंदर आपको सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स के जो मंत्र होते हैं वो है। अथर्ववेद के अंदर आप अगर लाइफ के अंदर इश्यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल उपाय वर्ड है ना, समझते हो उपाय, तो समझते हो अगर आप हिंदूज में हो या बाकी रिलीजन में भी उपाय, तो ये अथर्ववेद के अंदर होंगे। ठीक है, आप मेरे को इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं चाहिए, ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया? जिसने बोला ये सब लिखने का श्रेय, ओके किरण पूछ रही है मैम ये जो वेद हैं इनको लिखने का श्रेय किसको जाता है? ये माना जाता है कि ये बस जो ब्राह्मण है, जो गॉड कहने को अभी के लिए गॉड समझ जाओ, ये उनके द्वारा रचित है, ये किसी एक इंसान ने रचित नहीं किए। ठीक है, एज सच कोई इसका ऑथर नहीं है। इसको बोला जाता है दे आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, दे आर व्हाट? द वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं, आज काफी लंबी क्लास हो गई है। तो हाँ, अब वेदांत फिलॉसफी समझते हैं बहुत ही प्यार से, और ऐसी समझेंगे कि कोई भी इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप कर लोगे, बस ध्यान से सुनना। तो अब ये जो वेदांत फिलॉसफी है ये हिंदुइज्म का बेस है। ठीक है, अब ये किसके अंदर विश्वास करता है? ये विश्वास करते हैं वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर, डिविनिटी ऑफ द सोल और हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स। चलो, हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स तो समझ लिया कि वेदांत क्या कहते हैं, वो कोई भी धर्म हो हम सब एक ही हैं, कोई बुरा नहीं चाहता, सब अच्छा ही चाहते हैं, ऐसा वेदांत फिलॉसफी मानती है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? ये मानते हैं कि बेशक प्रियंका मैम है, बेशक बृष्टि है, बेशक, हाँ बिल्कुल मुझे भी पता है बृष्टि, तभी मैंने आपको क्लियर किया। और ये जो वर्ड तांत्रिक है, ये जनरली जो वर्ड यूज होता है वो नहीं है। तांत्रिक का रियल एसेंस मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है, डील्स विद यज्ञ। ओके, चलो इसके ऊपर आते। दीपक प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मंत्र को जब चैंट करते हो, अब मंत्र हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊं क्या? फिर तो मुझे पंडित की उपाधि दे दोगे तुम। मंत्र नहीं होते हैं, उनको जब बोलते हो, जिस लहजे में बोलते हो, जिस पीक पे बोलते हो, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब लिखने में तो ये लिखा था, लेकिन इसकी मैं चैंटिंग कर रही हूं, तो दिस तो सिनोनिमस। ठीक है, दीपक प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, बिकॉज चैट है ना तो वो मुझे दिख नहीं रही है, आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लो। तो हाँ, नाउ कमिंग टू दिस वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड डिविनिटी ऑफ सोल। तो सबसे पहले वेदांत फिलॉसफी, आगे स्लाइड ले जाने से पहले मैं आपको बेस बताती हूँ। ये चीज में विश्वास करते हैं वो है ब्राह्मण। तो इसको ब्राह्मण नहीं बोलना है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में बात करते हैं ना हम, शूद्र, ये वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मांड भी नहीं है। ब्रह्मांड क्या है? कॉस्मोस, जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मिक बॉडीज। नो, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? एक यूनिवर्सल सोल है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये निराकार है, इसका कोई भी रूप नहीं है। आजकल ना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है वेस्टर्न, मैं तो बोलती हूँ वेस्टर्न फिलॉसफी पूरा कॉपी करती है हमारी फिलॉसफी को। एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्ट कर लो वर्ल्ड से। रोंडा बाइन जो है उन्होंने किताब लिखी थी द सीक्रेट, सुना है आपने? द सीक्रेट किताब थी एक, आई डोंट नो कितनों ने पढ़ी है कितनों ने नहीं पढ़ी है, रोंडा बाइन। क्योंकि बच्चे आजकल अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं तो मुझे वो रेफरेंस देना पड़ता है। फिर आजकल बहुत ज्यादा एफर्मेशंस में विश्वास हो रहा है, यूनिवर्स है ना, एफर्मेशंस दोगे तो चीजें हो जाएंगी, मैनिफेस्टेशन। इंस्टाग्राम पे लिखो तो आजकल सभी इसके ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, देते हैं कि नहीं देते ज्ञान? दीपक बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। सिद्धि करना क्या होता है?
ओके देखो आप लोग तो मुझे ना वो बना दोगे पंडित। तो दीपक आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखिए सिद्धि क्या होता है, किसी की चीज के अंदर आप पावर डाल देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, कोई आपको चीज रुद्राक्ष, सपोज आपको रुद्राक्ष धारण करना है। अगेन दिस इज गोइंग इनटू डीप ऑफ इट विच आई डू नॉट वांट, बट नाउ व्हेन यू हैव आस्क्ड मी लेट मी टेल यू व्हाट इज सिद्धि करना। सो आपने फॉर एग्जाम्पल वो रुद्राक्ष लिया, आपको किसी ने बोला भाई डालना है और आपके अंदर मतलब यू नो यू विल गेट लाइक पावर। तो जब ये इसी से रिलेट करेगा, जब आप उसको रख के मंत्र पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, तो उसके अंदर वो पावर आ जाती है। मतलब रुद्राक्ष पावर, इट इज डेल्ट विद द पावर ऑफ शिवा। सो विद द चैंटिंग ऑफ मंत्रस वो सिद्धि कर ली। तो कई लोग सिद्धि खुद के लिए भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल परमहंस योगानंद जी हैं, अगर आप यू नो ये श्री श्री रविशंकर के बारे में अगर आप पढ़ोगे, इनकी सिस्टर ने बायोग्राफी लिखी थी। अगेन दिस इज गोइंग टू डीप इनटू इट। सो सिद्धि का मतलब होता है पावर भी ले लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है दैट जो योगी होते हैं वो योग करते टाइम, ध्यान करते टाइम वो धरती से ऊपर, दे हैव द पावर टू वे देमसेल्व्स। अभी भी बहुत सारे हैं। सो आई होप यू गॉट दैट। हम लोग बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है दीपक। सो आप चीजों की भी कर सकते हो सिद्धि, उनके अंदर पावर, आप रुद्राक्ष डाल रहे हो तो बोला वो पावर यू नो यू गेटिंग दैट। उसी तरह लोग जो है वो इतनी ज्यादा तपस्या करते हैं कि उनके अंदर वो सिद्धि आ जाती है। जैसे हनुमान जी के बारे में क्या बोला जाता है, हनुमान जी के अंदर कितनी सिद्धियां थी ना, पावर्स थी। तो ये आपको मंत्र चैटिंग ध्यान इन सब से आ जाता है। तो अगर आपका यू नो इजाजत हो तो आगे बढ़े, थम्स अप दिखा दो। अब इजाजत हो तो आगे बढ़े, नहीं तो बस शुरू हो जाएगा आज की सिद्धि क्या है और ये सब। थैंक यू मिनल, थैंक यू मारिशा, थैंक यू आशु, यस बृष्टि, एब्सोल्युटली। तो ये क्या है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। तो ये मैंने आपको बोल दिया द सीक्रेट, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन। ये क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिवर्स की पावर है, तुम बोलते रहो मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, वही सोचो। किताब के अंदर भी वही लिखा है कि विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो, वही हो जाएगा। क्या यूनिवर्स के अंदर वो पावर है? आज से कितने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले ये वेदांत के अंदर बोल दिया गया था, और इस पावर को ब्रह्मांड का नाम दिया गया था। ब्रह्मांड, ठीक है, ये ब्राह्मण, ये जो आजकल एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल पावर, ये सब जो बातें हो रही है ना, ये इससे रिलेटेड है। और ये जो ब्राह्मण है ना, ये अब हिंदू, मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन इसको सही मीनिंग से समझना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईश्वर एंड भगवान, ये मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या है, एक निराकार रूप है, यूनिवर्सल पावर है। निराकार का मतलब होता है इसका कोई शेप नहीं है। तो जैसे आप भगवान बोलते हो, भगवान राम है ना, भगवान कृष्ण, ये सब इससे बहुत ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है जो कि निर्गुण है। निर्गुण का मतलब क्या होता है, जिसको आप जितनी मर्जी आप उसके बारे में अच्छाई बात कर लो, आपकी लिमिटेशन है, आप वो इतना बड़ा है कि आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इतनी जबरदस्त पावर है, आपकी लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो है वो बैट की वॉइस नहीं सुन सकती, हमारी लिमिटेशन है ना। कितने 20 हर्ट्ज से नीचे हम सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम सुन नहीं सकते, ईयर्स की क्षमता। विजुअल कैपेसिटी भी है, मोज़ैक विजन नहीं है, अगेन थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स हो जाएंगे। तो हमारी कैपेसिटी नहीं है उस पावर के बारे में बयान करना, सगुण नहीं है, निर्गुण है, और उसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्मांड यूनिवर्सल सोल है। और वेदांत फिलॉसफी यही मानती है, ये मोनिज्म में विश्वास करती है। वो ये कहते हैं कि बेशक प्रियंका मैम है या बृष्टि है या दीपक है या आकांक्षा है, ये मिनल है, हम लोग एक ही हैं। वी आर ब्रह्मांड ओनली। अब मैं ईश्वर हूं ऐसे नहीं मानना कि मैं बस मैं ही मैं। अहम ब्रह्मस्मि सुना है आपने, मेरे अंदर ब्रह्मांड का रूप है। दिस इज व्हाट इज, कि जो रियल वर्ल्ड है वो आत्मा कहते हैं ना, यहां पे आनंदमय कोश आप पढ़ोगे तो एवरी पर्सन हैज दैट सोल एंड दैट सोल इज द सेम ओनली। everyone is one and everyone has that brahman inside them, in किसके रूप में, सोल के रूप में। तो सोल क्या है, डिवाइन है, हमेशा रहेगी यूनिवर्स के अंदर, और सब जो सब है वो क्या है, एक है, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ऑलरेडी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं, वेद क्या है,
वेदों का। अंत मतलब अंत नहीं, क्रक्स ऑफ वेदास, एसेंस क्या है कि हम सबकी बॉडी अलग है लेकिन हम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। वो लोग जो दूसरों के दुख में, ध्यान से सुनना, वो लोग जो दूसरों के दुख में खुश होते हैं वो अपने जो इंटरनल ब्रह्मांड है, सोल की रियल नेचर से अलग है, वो दिमाग में ही फंस के रह गए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिविटी है वो क्या है, आप अपने ब्रेन में ही उलझ के रह गए हो। अगर आप सोल से कनेक्टेड हो, अगर आपके थॉट्स प्योर है, अगर आपके एक्शंस प्योर है, तो किसी के दुख में आप दुखी ही होगे। बेशक आपका थॉट प्रोसेस उनसे मैच ना करता, आपका ब्रेन मैच नहीं करता होगा, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग यू विल हैव एम्पैथी। तो जिस इंसान के अंदर उतनी एम्पैथी है, ठीक है, इट मीन्स दे आर क्लोज टू द रियल एसेंस ऑफ ब्रह्मांड विच इज रिजाइडिंग इन देयर सोल। ओके एवरीवन, तो यहां पे क्या ये बोल रहे हैं कि फिजिकली हम सब डिफरेंट है लेकिन जो सोल है हमारी कनेक्टेड है ब्रह्मांड के साथ। और अल्टीमेटली जब आपको मोक्ष प्राप्ति होती है तो सोल का रीबर्थ होना, सोल बॉडी के अंदर रिजाइड करती है ना, तो आपने कुछ गलत कर्म किए, फिर से रीबर्थ हो रहा है। तो व्हेन यू डाई एंड यू अटेन मोक्ष, सोल ब्राह्मणिक जो ब्राह्मण है उसके अंदर मर्ज हो जाती है और आपका बर्थ नहीं होता है। और इसी यूनिटी को किसका नाम बोलते हैं हम? अद्वैत वेदांत। और वेदांत का जो श्रेय है वो जाता है श्री शंकरा को, जिनको आदि शंकरा भी बोलते हैं, जिनको शंकराचार्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रही हूं कि जो शंकराचार्य है उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, जो अभी के जो पीढ़ी चल रही है वो नहीं। शंकरा, आदि शंकरा एक सेंट थे जिन्होंने वेदांत को जिन्होंने प्रपाउंड किया। अभी जो शंकराचार्य डिफरेंट पीठ के चल रहे हैं उनके साथ आप कंपेयर मत करिएगा, वो क्या है? प्रोपोनेंट्स हैं अभी के। तो ये हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। अब फिर से ऑलरेडी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं, जीव यानी इंडिविजुअल सोल जो है वो ब्रह्मांड का ही जो है वो पार्ट है। लेकिन जब एक इंसान अपने आप को अपनी डिजायर्स के साथ, अपने दिमाग के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, पैसा आ गया तो अपने आप को महान समझना, दूसरे को नीचा समझना, जब आप ऐसी चीजें करते हो तो दैट इज अविद्या। दैट इज व्हाट? अविद्या। इफ दृष्टि थिंक्स दैट शी इज डिफरेंट फ्रॉम दीपक और दृष्टि इज थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अबुजर, इट मीन्स व्हाट कि आपको अविद्या है अकॉर्डिंग टू वेदांत। नोइंग दैट वी ऑल आर वन इज विजडम। जब आप इस वर्ल्ड को ही परमानेंट समझ जाते हो कि बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, यही अंत है, तो दैट इज अविद्या। ऑलराइट, और हम सब जो हैं वो एब्सोल्यूट ब्राह्मण के साथ ही कनेक्टेड है, यही रियलिटी है, यही नहीं। अब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वेदांत स्टूडेंट्स, मैं बहुत बेबाक होके बोल रही हूं, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में कल्चरल हेरिटेज इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत फोकस किया गया है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ना मेटाफिजिकली ये लोग क्या मान के चलते हैं, थोड़ा इनका भी सुनते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि हर जो इंडिविजुअल है मेटाफिजिकली, मतलब क्या उसकी रियलिटी है, बॉडी की रियलिटी, वो कहते हैं कि 3 शरीरों के अंदर हमारा लेयर है, बॉडी का लेयर जो है वो 3 शरीर है। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म और दूसरा है कारण। स्थूल शरीर क्या है? वो जो तुम्हें दिख रहा है स्थूल शरीर, ये किससे? ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी है, ठीक है, और ये ग्रॉस मैटर से बना हुआ है। जैसे आगे सांख्य फिलॉसफी पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा समझ पाएगा आपको। जैसे क्या है? एयर, वाटर, फायर और स्पेस, वात, पित्त, कफ बोलते हैं ना ये सब। तो बेसिकली ये एलिमेंट से आपका आउटर बॉडी बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। देन है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। ये क्वासी मटेरियल है और क्वासी क्या है? नॉन मटेरियल है। क्वासी मटेरियल बॉडी है और ये किसका बना हुआ है? प्राण। हम लोग क्या विश्वास करते हैं ना कि सांस, प्राण से आपकी लाइफ चलती है। सो द नंबर ऑफ प्राण्स यू हैव, जब वो कंप्लीट होता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्राण इज बेसिकली लाइफ एनर्जी। आप सांस ले रहे हो, आपके बॉडी फिजियोलॉजी क्या होती है? बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, हार्ट कैसे ब्लड पंप कर रहा है, आप चल कैसे रहे हो, सोच कैसे रहे हो, तो सांस से कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट इज सूक्ष्म शरीर। So that is why we call it quasi-material and quasi-immaterial, because your breathing and the functions are taking place on an internal level. फिर उसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर है innermost, ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? कॉज, आपका रीजन, आपका व्हाट इज द कॉज ऑफ योर बर्थ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर बर्थ, दिस इज नोन टू योर सोल। कारण शरीर जो है, कॉजल बॉडी है, ये बिल्कुल अनमैनिफेस्टेड है। अगर आप बोलो इसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, यही कोर रीजन है कि आपने जन्म लिया है। बेसिकली इट इज अ ब्लूप्रिंट। क्या लिखा है यहाँ पे? ब्लूप्रिंट ऑफ द ग्रॉस एंड द सटल बॉडीज। इफ यू रियली वांट टू लर्न इन अ सिंपल लैंग्वेज, इट इज कनेक्टेड विद योर सोल, इट इज कनेक्टेड विद द रीजन यू हैव टेकन बर्थ। पास्ट कर्मास है, वॉट एवर इंप्रेशंस आर देयर, इट होल्ड्स दैट। सबको समझ में आया? ठीक है। तो अब जो है ना, ये पंचकोश थ्योरी की सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, या आप कह सकते हो 3 जो शरीर हैं, इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 5 कोशों के अंदर। 5 कोश के अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। स्थूल मैं आपको दिखा भी दूंगी। जो सबसे ऊपर वाला है वो कहते हैं हम अन्नमाया कोश। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितनी बारी मुझसे बुलवाना है बुलवा लो, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से करें। स्थूल शरीर, अन्नमाया कोश, उसके बाद कौन सा आता है? प्राणमाया कोश। ये इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर आता है, उसमें आता है आपका मनोमाया कोश और विज्ञान। अब अगेन जे लिखा है मैंने, विघ्न माया कोश। और जो कारण शरीर है, एक किसका, इसको क्या बोला जाता है? आनंद माया कोश। आनंद माया कोश, कारण शरीर, आनंद माया कोश। ऑलराइट, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको, अपनी ही किताब, ये मेरी ही किताब है, रेफरेंस देना जरूरी है, पब्लिशर्स बुरा मान जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, कारण शरीर जो है कॉजल बॉडी, ठीक है। जो स्थूल शरीर है वो किससे बना हुआ है? अन्नमाया कोश। 1 सेकेंड, यस, नो आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, ये इसके अंदर आएगा, सॉरी, ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अन्नमाया यानी स्थूल जो आपको दिख रहा है वो स्थूल के अंदर आएगा, ठीक है। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, इसको फूड शीथ भी बोलते हैं। जो सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, वो सबसे पहले सेकंड लेयर किसका आएगा? ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है मनोमाया, थर्ड विघ्न माया यानी कि इंटेलेक्ट, और आनंद माया। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। अन्नमाया इज एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू अबाउट ग्रॉस बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ फूड, इट इज मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स जो आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है? प्राण माया। प्राण माया यानी कि आपका ब्रेथ, जिससे कि आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है, प्राण मिल रहा है। अब मनोमाया क्या है? मनोमाया होता है आपका जहां पे सेंस परसेप्शंस आपको मिलते हैं। बहुत सिंपल चीज है, इसको समझना बहुत सिंपल है। आउटर मोस्ट अन्नमाया, प्राणमाया, अब बीच में आ गया मनोमाया, मिडिल बेस। मनोमाया क्या है? प्रियंका मैम पढ़ा रही है पर मेरा गाने सुनने का बहुत मन कर रहा है, मेरा आईफोन लेने का बहुत मन कर रहा है, वो भी प्रो मैक्स। अरे मेरा दिल कर रहा है कि मेरी ना JRF में सिलेक्शन हो जाए बिना मेहनत किए। मेरा घूमने का मन कर रहा है, मेरा ये खरीदने का मन कर रहा है। तो सेंस परसेप्शंस, जब आपके सेंस ऑर्गन्स किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या छाप छोड़ते हैं? आपका मन करता है कि चलो गरीबी है पूरी की पूरी दुनिया में, इसको गरीबी को हटा दो। टेररिज्म है, टेररिज्म को हटा दो। तो जब ऐसे आपके थॉट्स आते हैं, मन, ये मनोमाया शीत के अंदर आता है। उसके बाद जो है वो आता है विघ्न माया शीत, जिसको कि आप क्या बोलते हो? विजडम शीत या फिर इंटेलेक्ट, जिसको कि आप बुद्धि बोलते हो। बुद्धि क्या होती है? अरे मन तो कर रहा है शॉपिंग करने का, लेकिन उस दिन शॉपिंग करेंगे जिस दिन खुद कमाएंगे। इंटेलेक्ट बता रहा है अरे मन कर रहा है गाने सुनने का, अभी प्राइम के ऊपर या हॉटस्टार पे टाइगर आ गई है, अभी Z5 के ऊपर कौन सी मूवी है, तेजस मूवी आई है, मन तो कर रहा है देखने का, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो जितने बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है ना, द जेन्युइन वंस, आपने क्या किया? इंटेलेक्ट को हावी होने दिया। मतलब यू लेट योर इंटेलेक्ट क्या है? पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो मन जो है वो कभी कभी गलत कर सकता है, अरे इसके साथ बुरा हो तो मैं हंसूंगी, ऐसा भी करते हैं ना कईयों का, दोज हु आर कनेक्टेड अवे फ्रॉम द सोल। सो विघ्न माया टेल्स यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इट गिव्स यू द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
क्या सही है क्या गलत है। तो आप सभी ने क्या किया है, मन के ऊपर काबू किया है। मन तो बहुत कुछ करता है करने को, है ना। तो विघ्न माया आपको नॉलेज देता है। और आनंद माया क्या है, अगेन जो हमारा क्या है, कारण शरीर। कारण शरीर ये सबसे इंटरनल है। आनंद माया कोश, अगेन व्हेन यू रीच टुवर्ड्स द सोल, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट लगाओ, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट लगाओ, मिडिल मोस्ट क्या है, सेकंड आउटर मोस्ट क्या है, फोर्थ इनर मोस्ट कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ऑल राइट, हाँ, तो आई थिंक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अन्नमाया शीथ जो है वो ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप खा रहे हो, चीजें चल रही है, स्किन प्रोडक्ट्स भी लगाते हो, स्किन शाइन करती है। छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, ताकि थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहो आप। तो ये नरिश्ड बाय द फूड है, खाना खा रहे हो, स्किन झड़ती है, फिर नहीं आती है, नेल्स उगते हैं, ऑल ऑफ दैट एग्जाम्पल्स। अन्नमाया, प्राण माया, उसके बाद जिसके अंदर आपका प्राण है, लाइफ फोर्स है, बॉडी और माइंड को इकट्ठे रखती है। मनोमाया आपको बता दिया है, मन यानी सेंस परसेप्शंस कैसे लगते हैं आपको, सेंसरी ऑर्गन्स, देखते हो कोई चीज, रोल्स रॉयस दी आए मेरा देखने का मन है, अगर बड़ा सा बंगलो मेरा लेने का मन है, राइट। विघ्न माया, इंटेलेक्ट या विजडम शीथ, क्या सही है क्या गलत है। इट गिव्स यू द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि विल पावर, मैं जेआरएफ करके रहूंगा या करके रहूंगी। और लास्ट के अंदर आ गया आनंद माया। आप यहां तक पहुंच गए, आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल गया, बी गुड, डू गुड एंड मर्ज इन द सोल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अब एपिस्टेमोलॉजिकली ये कौन से प्रमाणों को मानते हैं, पेपर 1 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 प्रमाण है, 6 प्रमाण यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ध्यान से सुनिएगा, प्रमाण का मतलब ही क्या होता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ये क्या मानते हैं कि एक इंसान को कहां कहां से नॉलेज मिलती है। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष यानी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूं, दिख रहा है, सेंस परसेप्शन। उसके बाद है अनुमान, इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो पहली बारी स्कूल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अकेले ओन पे, और वो नोटिस करता है कि पहली बारी बादल आए, और बादल आए, थोड़ी सी विंड आई और बारिश होती है, ठीक है, पहली बारी उसने एक्सपीरियंस किया। सेकेंड टाइम जब ऐसा कुछ होगा तो वो एज्यूम कर लेगा कि बारिश आने वाली है। होता है कि नहीं होता है, दिस इज अनुमान based on one experience. You have hypothesized one hypothesis. Okay? विंड चल रही है, हेल स्टॉर्म आने वाला है। उसके बाद आता है उपमान। उपमान क्या है, प्राण माया, फिर से समझा, मानवी प्राण इज बेटा ब्रीथ, ब्रेथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल भाषा में साइंटिफिकली मैं अगर एक्सप्लेन करूं, आप ब्रीदिंग करते हो, साइंस की अगर आपको नॉलेज है, बॉडी की फिजियोलॉजी की, वो क्या कहते हैं, ऐसे चलता है ना, ईसीजी में कुछ कुछ ऐसा देखते हो, और जब ऐसा हो जाता है तो डेथ हो जाती है। तो क्या है ये, प्राण है ना, ये हार्ट बीट चल रही है, तो हार्ट बीट चल रही है, तो जो आपका हार्ट है, हार्ट बीट हो गया यहाँ पे, हार्ट बीट चल रही है तो पंपिंग हो रही है, हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है ब्लड, या आओटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड, ये क्या है, इसी से ही पूरा शरीर चल रहा है, प्राण माया। सबको समझ में आया? रोशनी, मानवी, यू गॉट दैट? आई क्विकली वांट योर थम्स अप ऑन दैट और यस ऑन दैट। सो दिस इज प्राण माया। ब्रीदिंग से सब कुछ टिका हुआ है। ऑलराइट, ऑलराइट, वंडरफुल। नाउ लेट्स कम टू द 6 प्रमाणास। अनुमान, आई हैव टोल्ड यू, उपमान का मतलब होता है कि जब आप 2-3 चीजें देखते हो और आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट एज अ स्टूडेंट, यू नो, आपको एक टीचर ज्यादा पसंद आती, मुझे तो आती थी, मेरी कोई फेवरेट टीचर्स होती थी, यू नो, अंजू मैम वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन अ लाइटर नोट। ओह, शी इज बेटर देन दैट मैम, ओह शी इज टू स्ट्रिक्ट, शी डज नॉट नो एनीथिंग, है ना, अरे शी नोज, बिहेवियर वाइज ऑल्सो शी इज गुड। उपमान,
डिफरेंट फोन लेने हैं, सस्ता कौन है और फीचर्स कौन से ज्यादा अच्छे हैं, मैं वही लूंगी। उपमान, यहां से नॉलेज आती है। उसके बाद आता है शब्द। 1 2 3 4 5, देयर इज वन थिंग मिसिंग विच इज नोन एज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, ठीक है, एक ये है, 6 है। तो उपमान क्या है, उपमान आपको बता दिया। उसके बाद आता है शब्द। शब्द का मतलब होता है जो वेदास में लिखा, जो उपनिषद में लिखा, वो वर्बल टेस्टिमनी साथ में, मतलब ये रिटन टेस्टिमनी होगी। वर्बल क्या हो गया, जो गुरु ने बोल दिया, जो गुरु ने बोल दिया वो सही है, उसको आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर वर्बल टेस्टिमनी एंड स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी, ये गुरु का वर्ड हो गया, स्क्रिप्चरल मतलब रिटन। फिर है अर्थापति। अर्थापति है ना जो, वो इन्फरेंस से 2 स्टेप आगे होती है, मतलब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ में देखा है कि भीड़ जब जमा होती है तो हो सकता है वहां लड़ाई हो रही हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे भी भीड़ होती है, ठीक है, धरने लग रहे हैं वहां पे भी भीड़ हो रही है, कोई जुलूस निकल रहा है वहां पे भी भीड़ हो रही है, कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई तो आप देख रहे हो कि वहां पे भीड़ हो गई है, कोई मैरिज है वहां पे भीड़ हो रही है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए हैं। सपोज आप हाईवे पे चल रहे हो, आप हाईवे पे जा रहे हो और आप देखते हो शहर के पास जाके बहुत जबरदस्त भीड़ है, तो आपके दिमाग में ना डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस, जिसको पोस्टुलेट्स कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफरेंस में एक था बेस्ड ऑन वन एक्सपीरियंस। अब आप सोच के हो, अरे यार जुलूस तो नहीं निकल रहा, अरे कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं, अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई धरने वरने तो नहीं हो रहे, कितनी ज्यादा हाइपोथेसिस बन गई, ये है अर्थापति, ठीक है। उसके बाद एक आता है अनुपलब्धि करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपलब्धि का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ समथिंग, एब्सेंस ऑफ अ थिंग और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपना ही एग्जाम्पल देती हूं आज, मुझे स्प्राउट्स खाने बहुत पसंद है लेकिन मुझे बनाने नहीं आते, मुझे बनाने नहीं आते, ठीक है। आज मैंने देखा फ्रिज में खोल के स्प्राउट्स नहीं थे, मैंने ऑर्डर कर दिया ब्लिंकिट से। समझ में आया अनुपलब्धि क्या हुआ? यू आर माई फेवरेट, यू आर माई फेवरेट टू। ऑलराइट सुदीप्ता, आर यू देयर? आई जस्ट वांट टू सी योर मैसेज ऑल्सो सुदीप्ता। ऑलराइट एवरीवन, तो अनुपलब्धि, प्रियंका मैम का एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्प्राउट्स समझते हो ना, स्प्राउट्स खाने पसंद है, फ्रिज खोला स्प्राउट्स नहीं है, ऑर्डर कर दिया। अनुपलब्धि गिव्स यू नॉलेज। जो चॉकलेट खानी बहुत पसंद होती है, चिप्स खाने पसंद, देखा अरे है ही नहीं, दालें खत्म हो गई भाई, दालों को ऑर्डर करो। तो एब्सेंस ऑफ समथिंग गिव्स यू नॉलेज। स्कूल है, स्कूल के अंदर मॉर्निंग असेंबली हो रही हो, हम तो देखते थे कौन सा टीचर आया कौन सा टीचर नहीं आया। मैथ की टीचर नहीं आया, अरे भाई मैथ का जो पीरियड है वो फ्री पीरियड मिलेगा, सब्सटीट्यूट आएगी, मजे करेंगे, है ना? यस, तो ये क्या, एब्सेंस ऑफ समथिंग इज गिविंग यू नॉलेज। ऑलराइट, तो अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद कुछ और इंटेलिजेंट लोग आए और उन्होंने वेदांत की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस देनी शुरू कर दी। बेसिक का सेंस सेम था, ब्राह्मण, लेकिन कुछ विचार सोल से रिलेटेड अलग अलग देने शुरू कर दिए। उसके अंदर ये जो मेन तो आपको मैंने बता दिया, अद्वैत वेदांत आदि शंकरा ने दिया, ठीक है। ये आपको बोल दिया अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी सब कुछ झूठ है। ब्राह्मण आपका अंदर अहम ब्रह्मस्मि और बाहर का ब्राह्मण बिल्कुल सेम है। उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद आए विशिष्ट अद्वैत का फिलॉसफी आया। किसने दिया? रामानुजा ने दिया, विशिष्ट अद्वैत। तो बेसिकली ये लॉर्ड विष्णु के अंदर ज्यादा फोकस करते थे, उनकी वर्शिप के अंदर। ये क्या कहते हैं कि जीवात्मा यानी आपकी इंडिविजुअल जो सोल है वो एक ब्रह्मांड जो बहुत बड़ा है ना उसका एक अंश है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी पावर और उसकी पावर सेम है, जो कि अद्वैत वेदांत मानता था कि एसेंस सेम है। ये कहते हैं छोटा सा पार्ट है विशिष्ट अद्वैत। आपको बिल्कुल मैं आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है, और इससे आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो उसके कुछ देर के बाद द्वैत फिलॉसफी आई। अब द्वैत फिलॉसफी किसने दी? माधवाचार्य जी ने दी। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं, जो इंडिविजुअल सोल है वो जो ब्राह्मणिक सोल है उससे अलग है। द्वैत क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कि आप भक्ति करो, आप सही धर्म करो और आपको लिबरेशन मिल जाएगी। सिंपल सी चीज है, इन्होंने कहा कि सेपरेट है। ये इसका बेसिक सेंस मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। द्वैत अद्वैत आया कुछ देर के बाद, निम्बार्का 13th सेंचुरी में ये निम्बार्का जी ने दिया। अब ये क्या कहते हैं कि आप मान के चल सकते हो कि डुअल भी है, अलग भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई चीजों में अद्वैत यानी कि कई चीजों में आपकी पावर सिमिलर है और कई चीजों में आप डुअल हो, अलग हो।
तो दैट इज द रीजन इसको क्या बोलते हैं, द्वैत अद्वैत। ठीक है, ये बहुत इन डेप्थ फिलोसफीज है स्टूडेंट्स, हम सिर्फ नेट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। फिलोसफी इज नॉट योर सब्जेक्ट, ओनली एजुकेशनल फिलोसफी इज। नाउ उसके बाद शुद्ध अद्वैत आया। शुद्ध का मतलब ही क्या है, प्योर। वल्लभाचार्य 16th सेंचुरी में क्वाइट सिमिलर टू अद्वैत वेदांत। ये क्या बोलते हैं कि जो जीवात्मा है ना, जैसे आग होती है उसमें से अंगार निकलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणिक जो पावर है उसमें से हमारी जो सोल्स है वो निकली हैं, जैसे कि टाइनी या फ्लीटिंग नॉलेज, फ्लीटिंग पावर होती है। बड़ा सा आग है वो ब्राह्मण है, और हम सब क्या है, उसके टाइनी टाइनी स्पार्क्स हैं। अब लेकिन हम लोग फिजिकली अलग हो सकते हैं, लेकिन जो असेंस है वो सेम है, शुद्ध है। वी आर टाइनी but the essence is equal and same. That is why I say it is quite similar to Advait Vedant. अब लास्ट में आया अचिंत भेद अभेद। चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो इस्कॉन जो चल रहा है उसकी भी आइडियोलॉजी इनके ऊपर ही बेस्ड है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। अचिंत भेद अभेद, ये क्या बोलते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड, मतलब हमारे अंदर जो हम ब्रह्मस्मि जो सोल है, कई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है और कई ब्रह्मांड से डिफरेंट है। भेद अभेद, भेद का मतलब डिफरेंस है, अभेद मतलब सिमिलर है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमन एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट कॉमन। ठीक है, और क्वांटिटी वाइज ऑफ कोर्स देर इज डिफरेंस। ये सारा का सारा आपको हिंदी में मिल जाएगा। अब सबको क्लियर है? अभी बिल्कुल सिंपल चीजों के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल सिंपल चीजों के ऊपर। अब हम मान के चलते हैं कि वेदांत और एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू वेदांत एजुकेशन के एम्स क्या बनते हैं। वेदांत मानता है कि अल्टीमेट लाइफ का एम है इमेंसिपेशन, मोक्ष। तो एक ऐसी नॉलेज जो आपको रियल चीज बता रही है कि लाइफ क्या है, कैसे आपको मोक्ष प्राप्ति, वो मेन एम है। इसके साथ साथ बाकी हेल्पिंग एम्स क्या हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ये चीजें सिंपल हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन दैट। आप इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कई आइडियोलॉजीज में ना इनके ऊपर फोकस नहीं होता। मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ चित्त, वोकेशनल एजुकेशन देना, वोकेशनल स्किल्स आपको मिले, रिलीजन सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी स्क्रिप्चर्स पढ़ाओ, रिलीजियस वैल्यूज आपको पढ़ानी चाहिए, और सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि आप एम होना चाहिए कि जब बच्चा स्कूल से निकले, यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले, तो वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपनी लाइफ खुद के दम के ऊपर व्यतीत कर पाए। अब ये मानते हैं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम के अंदर अगर मैं आपको सरल सी भाषा में बताऊं तो ये विश्वास करते थे परविद्या और अपरविद्या में, परविद्या और अपरविद्या। अब ये मान के चलते थे कि जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है, जो आपको वेद से मिलती है, जो आपकी लाइफ की रियलिटी दे रही है, वो रियल नॉलेज है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये परविद्या, यानी कि आपको जो स्क्रिप्चर से नॉलेज मिल रही है। अब ये साथ में कहते थे कि भाई जन्म ले लिया है, कर्म किए हैं, भुगतने भी पड़ेंगे, तो आपको साइंस आनी चाहिए, आपको जो भी वोकेशन, गुजारा तो करना है ना भाई, जन्म ले लिया, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज बोलना हो गया, वो जो आपको जिंदगी व्यतीत करने के लिए, जो ट्रांसिएंट है, टेम्पररी जिंदगी है, लेकिन उसको व्यतीत करने में जो मदद करते हैं सब्जेक्ट्स, वो क्या है, अपरविद्या के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपके फिजिकल साइंसेस हो गया, ये लिखा हुआ है नीचे मैंने, लिटरेचर हो गया, लैंग्वेज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे मेडिसिन क्या होता है, बेसिकली MBBS को बोलते हैं वैसे तो मेडिसिन, यहाँ पे मान के चलो बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैथ, ग्रामर, व्याकरण जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ाओ। वॉरफेयर क्या होता है, जिसको शस्त्र और शास्त्र बोलते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र समझते हो, शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र इज वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर, वेपनरी, प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड शास्त्र मतलब योर स्क्रिप्चरल नॉलेज और द नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम द गुरुज एक्सेट्रा। एंड ये सब के बाद ये बोलते थे कि जो योग होता है उसके जो 8 स्टेप्स हैं वो हम करेंगे, योग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर उस टाइम पे ना गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो जो गुरु का जो वाक होता था, जो गुरु ने बोल दिया वो सही है। तो एक तरह से गुरु जो थे वो इम्पार्ट करते थे
किसके थ्रू? सरमॉन्स के थ्रू, डिस्कोर्स, बातचीत के थ्रू, या जिसको आप बोल सकते हो ना जो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो नहीं डिस्कोर्स चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन सरमॉन्स होते हैं जब आप टीचिंग्स, प्रीचिंग्स जिसको आप कह सकते हो, प्रीच करना या सरमॉन्स देने, कोई चीज़ अपनी आइडियोलॉजी है वो शिष्यों तक पहुंचानी। अब ये बोलते हैं कि जो टीचर है उसको समझना चाहिए कि जो बच्चा है ना वो 3 तरह से लर्न कर सकता है, श्रवण, मनन और निध्यासन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो श्रवण क्या है? जो आप सुन रहे हो। मनन क्या है? जब आपने जो सुना उसको समझा, खुद का थॉट प्रोसेस बनाया। निध्यासन सिंपल सी चीज है, ये ईश्वर परिधान नहीं है, कई बच्चे इसको ईश्वर परिधान से लिंक कर लेते हैं। निध्यासन का मतलब होता है वो चीज जो आपने सुनी, कॉन्टेम्पलेट की, रिफ्लेक्ट किया और आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो। तो ये टीचर को ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि बच्चा कैसे सीख पाता है। और बाकी जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स ही हैं, ऑब्वियसली आप लेट देम स्पीक, ये नहीं कि आप 1 वे ट्रांसमिशन कर रहे हो, लेट देम रिफ्लेक्ट, डायलॉग मेथड होना चाहिए। एक टॉपिक दो, उसके ऊपर डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, इस तरह पढ़ाना चाहिए। टीचर का रोल क्या है? ये मानते थे कि गुरु टॉप के ऊपर है, लेकिन गुरु को ये स्पिरिचुअल पेरेंट भी बोलते थे। स्पिरिचुअल पेरेंट क्या होता था ना उस टाइम पे, जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो जब गुरुकुल में भेज दिया, वहीं पे रहना, वहीं पे सब गुरु के नीचे काम करना, तो बोलते थे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपके मम्मी पापा और जो आपका गुरु है वो आपका स्पिरिचुअल पेरेंट। तो उसको एग्जैक्टली वैसे ही बच्चे का ध्यान रखता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का करते हैं। उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो करवानी है और उनको ट्रेन करना है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो जी पाए। और स्टूडेंट्स जो है उनके अंदर खुद से क्यूरोसिटी होनी चाहिए। वेदांत की विश्वास रखता था कि आप किसी को सिखा नहीं सकते जब तक कि बच्चा खुद से सीखना ना चाहे। तो जो स्टूडेंट है उनको क्या करना चाहिए? जो रियल ब्रह्मा ज्ञान, ये ज्ञान है, जो रियल ब्राह्मण है उसके बारे में दे शुड बी एबल क्यूरियस टू नो अबाउट द रियल लाइफ, एट द सेम टाइम दे शुड बी क्यूरियस टू स्टडी। और क्या करना है? साधन चतुष्टय। ये मेरे को भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, बट इसका मीनिंग ये है कि अपने आप पे कंट्रोल रखना, सेंसेस के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है और वर्ल्डली प्लेजर्स, मन की जो इधर उधर करने की चीजें करते हैं उनसे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। स्कूल और डिसिप्लिन के के लिए बोला है रूल्स ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली मेंशन होने चाहिए। यहां पे देख लीजिए, मैं लिख रही हूं यहां पे नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। कई लोग जो है ना इसको गलत ले लेते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपका स्कूल होता है उसके अंदर रूल्स ऑफ डिसिप्लिन क्लियरली मेंशन होने चाहिए और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ में थे। वो मतलब क्या होता है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट देना, वर्बल पनिशमेंट देना, तो उसके खिलाफ थे। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचार्य और जो सेलिबेसी है इट वॉज कंपल्सरी टू ऑल पीपल्स। अभी फिर कई लोग इसको ना समझ जाते हैं कि वेदांत में बिलीव करने वाले कहते हैं सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब यहां पे ये हुआ कि जब तक आप गुरुकुल के अंदर हो, तो एडोलेसेंस के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन, बॉडीली चेंजेस, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, सो इफ यू विल बी देयर विद देम तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो जब तक आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हो तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी अ सेलिब्रेट till you don't become independent and come out of the school. So this is brahmacharya for you. School conducive environment जो है, conducive क्या होता है? अच्छा और nurturing environment. तो ये आपका homework question है. What is this? Your homework question. ये आप मुझे कल की क्लास में बताओगे. Homework question ये है कि nearest कोश to आत्मा अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। पंचकोश किया ना, अब चीटिंग नहीं करनी है, आपको अभी आना चाहिए। तो ये कल बता पूछूंगी मैं आपसे, कौन सा है? प्राण माया है, मनोमाया है, विघ्न माया है या फिर आनंद माया कोश है? ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। तो समरी दे देती हूं आपको एक बारी। देखो, एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है? एजुकेशन क्या होती है? फिलॉसफी के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आपने एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है वो पढ़ लिया है, ठीक है? इनके रूट वर्ड्स जो हैं आपने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है
कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इंडियन स्कूल ये दो चीजों में बटा है, जिसको कि आस्तिक स्कूल बोलते हैं। आस्तिक बिलीव करता है वेदास के अंदर, और एक है नास्तिक स्कूल जो बिलीव नहीं करता है वेदास के अंदर। ठीक है, आस्तिक स्कूल जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर को आप वेदांत के साथ कनेक्ट करते हो, सांख्या, वैशेषिका, न्याय और योग फिलॉसफी। इफ यू वांट आई कैन राइट देम। और नास्तिक स्कूल के अंदर आपके आ जाते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक फिलॉसफी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आस्तिक स्कूल जो है, ठीक है, ये 6 प्रकार के हैं। इसके अंदर मैंने आपको आज करवाया है वेदांत। वेदांत रियल सेंस में किसने दिया? शंकरा ने दिया। एंड ऑफ द वेदास, ऑल ऑफ दैट, कौन से प्रकार के वेदास हैं ये आप कर चुके हो। ये कितने टाइप्स के हैं? 6 टाइप्स ऑफ वेदांत। उसके बाद आपने क्या किया? इनकी मेटाफिजिक्स, जिसके अंदर आपने पंचकोश फिलॉसफी जो है वो किए। ये मैं बता रही हूं जो इंपॉर्टेंट रखना है आपको, ठीक है। जिसके अंदर आपने बॉडी के लेयर्स पढ़े हैं। आपने ये पढ़ा है कि ये कितने प्रमाणों में, 6 प्रमाणों के अंदर विश्वास करता है, 6 प्रमाणस ऑफ नॉलेज। प्लस आपने ये पढ़ा है कि ये किसके अंदर विश्वास रखते हैं? सेल्फ लिबरेशन, जिसको कि क्या बोला जाता है? मोक्ष प्राप्ति। ये बिलीव करती है फिलॉसफी कर्म के अंदर, रीबर्थ के अंदर। फिर ये विश्वास करते हैं परविद्या। परविद्या क्या होती है? रियल नॉलेज। एंड अपर विद्या के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये आप कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Very good, Brishti. Yes, tomorrow. If you have any questions, students, you can ask. We are already close to 2 hours today. So do let me know how did you find the class. It was very special class for me. Course class का आज पहली class थी जिसकी हमने शुरुआत की. And I तो loved it. I really loved it. It's close to 2 hours. Any question you have? Do you want me to write Aastic schools or are we done? All right. So that is it. That's it for now. You can write down Tada bye bye so that I'll get to know you do not have any questions. Okay. So are we done now? मैम एक चीज बता दीजिए, इस क्लास के बाद आप नोट्स में कैसे लिखते हैं प्लीज? लेते पूछ रहे हो आप किरण? आपको क्लास के फौरन बाद बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको भी, जो एनोटेटेड फॉर्म जो मैंने लिखा है वो भी आपको मिल सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे क्लास खत्म होगी, सुनो मेरी बात, आपको नोट्स मिलेंगे। और अभी कहीं जाना नहीं है, अभी डेली प्रैक्टिस पेपर को अटेम्प्ट करिए। जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद नोट्स को डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो टेक केयर। कल मिलते हैं, कल करेंगे सांख्या फिलॉसफी और योग फिलॉसफी। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।